सवाल था कि आजादी अगर आ गई तो अब स्वतंत्रता को क्या स्थापित कराना। आजादी हमारे देश में आई है अंग्रेजों की गुलामी से। अब अंग्रेज नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिली है इस देश में। आप बोलेंगे आजादी और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आजादी तो अंग्रेजों की गुलामी से मिली है, स्वतंत्र हमारी व्यवस्थाओं को स्थापित करा पाए तब ये देश स्वतंत्र होगा। और जब स्वतंत्रता आएगी उसी के बाद स्वराज्य होगा। अभी स्वराज्य भी नहीं है इस देश में। तो आप बोलेंगे स्वराज्य माने अपना राज्य। हम अपने राज्य को नहीं चला रहे हैं, हम अपने तंत्र को भी नहीं चला रहे हैं, हम तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं और अंग्रेजों के बनाए हुए तंत्र को ही चला रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत पर गुलामी के लिए जो तंत्र बनाया, अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के लिए जो राज्य की स्थापना की, उसी तंत्र और उसी राज्य को हम आजादी के 63 साल के बाद भी चला रहे हैं। उसमें हमने कोई फेरबदल नहीं किया है। आप बोलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी तंत्र बनाने के लिए, अंग्रेजी राज्य के लिए कुछ कानून बनाए थे और उन कानूनों के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश में लगभग 250 साल अपना राज्य चलाया था, अपना तंत्र चलाया था। जिन कानूनों के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य चलाया, वही कानून आजादी के 63 साल बाद भी अभी तक चल रहे हैं। हमने कोई कानून नहीं बदला। उदाहरण अगर दूं आपको, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में अंग्रेजी राज चलाने के लिए, जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। आजकल उसको हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये कानून 1860 में बनाया, वही कानून अभी भी चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत में अपना राज चलाने के लिए एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। वही कानून 1860 में बना, वही 2010 में भी चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर जबरदस्ती अत्याचार करने के लिए कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, वही कानून आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत के वनों में रहने वाले जो वनवासी आदिवासी भाई बहन हैं, उन पर अत्याचार करने के लिए कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वही कानून आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत देश में लूट करने के लिए कुछ टैक्सेशन के कानून बनाए, जैसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, वही कानून आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज एक्ट, वही आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, वही आज भी चल रहा है। और अगर ऐसे में सुनाता जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, करीब 34,735 कानून अंग्रेजों के बनाए हुए अभी तक इस देश में चल रहे हैं। अब जो कानून अंग्रेजों ने हमारी गुलामी के लिए बनाए थे, वही कानून अगर आजादी के बाद भी चले तो स्वतंत्रता कैसे आ सकती है? जो कानून अंग्रेजों ने भारत की लूट के लिए बनाए थे, वही कानून आजादी के बाद चले तो स्वराज्य कैसे आ सकता है? हमारे भारत देश में स्वतंत्रता और स्वराज्य की व्याख्या करने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को 1946 में एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा कि अब तो भारत आजाद होने वाला है, अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। ये 1946 में तय हो गया था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक साल पहले ये तय हो गया था कि वो भारत से चले जाएंगे। तो गांधी जी को किसी अंग्रेज पत्रकार ने कहा, वो पत्रकार BBC का था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का, कि अब तो आपका देश आजाद हो रहा है अंग्रेजों की गुलामी से, अब तो आपको बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि खाली अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हो, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहा कभी भी। हमारा उद्देश्य ये है कि अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हो, साथ साथ अंग्रेजियत की गुलामी से भी भारत आजाद हो। उस पत्रकार को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत की गुलामी क्या, तो उसने पूछा अंग्रेजियत की गुलामी से आपका मतलब? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने जो कानून बना दिए हैं, अंग्रेजों ने जो नियम बना दिए हैं, अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई हैं, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था खड़ी की है, ये सब खत्म जब तक नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। उस अंग्रेज पत्रकार ने कहा कि अब तो अंग्रेज चले जाएंगे, आप किससे लड़ेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद मैं अंग्रेजियत से लड़ूंगा। अंग्रेजी भाषा,
अंग्रेजी भूषा, अंग्रेजी भोजन, अंग्रेजी भवन, अंग्रेजी भेषज, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, सब कुछ जो अंग्रेजों का है, इन सब के खिलाफ अब मैं लड़ूंगा। अब तक तो अंग्रेजों से लड़ रहा था, अब अंग्रेजियत से लड़ूंगा। और जब तक अंग्रेजियत नहीं जाएगी भारत से, भारत स्वतंत्र नहीं होगा। और ये बात गांधी जी ने तो 1946 में कही। इसी बात को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में कहा था कि अगर भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो अंग्रेजियत हटानी पड़ेगी। और स्वतंत्रता और स्वराज एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, ये लोकमान्य तिलक ने इसी संदर्भ में कहा था। और सिर्फ लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी की बात करें इतना ही नहीं, जितने क्रांतिकारियों ने भारत के लिए अपनी जान दी है, जिन्होंने शहादत दी है, उन सबका यही कहना था कि अंग्रेजों के चले जाने से आधी अधूरी आजादी आएगी। जब तक अंग्रेजों के नियम कायदे कानून नहीं बदलेंगे तब तक पूरी आजादी नहीं आएगी। शहीद आजम भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्लाह ने, तात्या टोपे ने और एक समय झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना फडणवीस ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ऐसे लाखों क्रांतिकारियों ने यही कहा। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों का एक भी कानून नहीं हमने बदला। वही हमारी सबसे बड़ी आज की समस्या है। और इस समस्या के कारण देश के सामने बहुत गंभीर संकट खड़ा है। अब मैं थोड़ी बात आपको और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए कुछ बात उदाहरण देता हूँ। अंग्रेज आए क्यों थे इस देश में और उद्देश्य क्या था उनका भारत में आने का? वो आए थे यहाँ व्यापार करने और उन्होंने बनाई थी एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी सन 1599 इंग्लैंड में, लंदन में। आर्थिक रूप से इंग्लैंड बिल्कुल कंगाल देश था उस समय। अगर इंग्लैंड का इतिहास आप पढ़ें तो आपको ये हैरानी होगी जानकर कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड इतना हेलो मैंने जब इंग्लैंड का हेलो 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 మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 వస్తుంది ఎందుకు రెండో వచ్చేస్తున్నాయి హలో 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 3.5 करोड़ की जनसंख्या अंग्रेजों की भूख से मर गई थी। और 3.5 करोड़ कितनी जनसंख्या होती है? आज का जो ब्रिटेन है ना, वो 3 देशों को मिलाकर बना है, एक इंग्लैंड, एक स्कॉटलैंड और एक आयरलैंड, और एक चौथा सा छोटा टापू जैसा देश है न्यू साउथ वेल्स। ये चारों इलाकों को मिलकर ब्रिटेन कहलाता है। इन चारों राज्यों को मिलाकर ब्रिटेन की इस समय आबादी 5 करोड़ 80 लाख है। 5 करोड़ 80 लाख इस समय अंग्रेजों की कुल आबादी है। और इस आबादी में 3 करोड़ 50 लाख लोग भूख से मर गए। अंदाजा लगाने के लिए आप चाहो तो ऐसे कहो 60% इंग्लैंड खत्म हो गया या ब्रिटेन खत्म हो गया था भूख के कारण। किसी ने युद्ध नहीं किया था उनके खिलाफ, किसी ने इंग्लैंड पे बम नहीं गिराए थे, और किसी ने इंग्लैंड के साथ कोई बहुत बड़ा मारामारी नहीं की थी जिसमें इतने लोग मारे। भूख से मर गए, खाना नहीं है इसलिए मर गए। तब आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में 60% लोग भूख से मर गए हों, वो देश की गरीबी कितनी रही होगी। और जब ये हमने खोजने की कोशिश की कि इंग्लैंड में इतने ज्यादा लोग भूख से क्यों मरे, कारण ये था कि 15वीं 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में खेती नहीं होती थी, खेत में कुछ भी पैदा नहीं होता था। आप पूछोगे खेती क्यों नहीं होती थी? क्योंकि खेत में 8 महीने बर्फ जमा रहती थी। बहुत बर्फ पड़ती है इंग्लैंड में, दुनिया का बहुत ठंडा इलाका है, और साल में 8 महीने अगर बर्फ खेत में जमा रहे तो उस खेत में तो घास का तिनका भी पैदा नहीं हो सकता। और इंग्लैंड की एक कमी है कि वहां सूरज नहीं निकलता, महीनों महीनों सूरज नहीं निकलता। इंग्लैंड में जो है ना, कभी कभी संडे होता है। संडे का माने छुट्टी नहीं, संडे का माने सूरज का दिन, माने जिस दिन सूरज निकले, ऐसा कभी कभी होता है। पिछले साल हम लोग स्कॉटलैंड गए थे, श्रीधर भाई भी थे हमारे साथ में। जब हमारी फ्लाइट ग्लासगो एयरपोर्ट पे उतरी, उसी समय सूरज निकला। तो जो अंग्रेज थे हमारी फ्लाइट में, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, गुड मॉर्निंग,
अच्छी सुबह। और हमको वो कह रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इंग्लैंड में सूरज दिखाई दे रहा है। और एक अंग्रेज ने तो कहा कि शायद ये आपके लिए ही सूरज निकला है, वरना हमको तो बहुत दिन से नहीं दिखाई दे रहा। वो अंग्रेज कह रहा था कि मैंने 4 महीने से सूरज नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं। और ये कुछ ऐसा पता नहीं संयोग था। हम इंग्लैंड में जितने दिन रहे और फिर स्वामी रामदेव जी जब लौट आए सूरज बंद, तो वहां से कई ईमेल आए मुझे कि जब तक स्वामी जी यहाँ थे सूरज निकलता था, अब स्वामी जी गए सूरज भी नहीं निकलता। स्वामी जी साथ ले गए क्या अपने सूरज को? जब वो आए तो साथ में लाए, गए तो ले गए। माने वहां के लोग इतने मायूस होते हैं जब सूरज नहीं निकलता। और साल में 8 महीने सूरज नहीं निकलता। 4 महीने जो सूरज निकलता है साल में, वो भी पूरे दिन नहीं निकलता, सुबह से शाम 10 मिनट निकलेगा, फिर बदली आ जाएगी, 15-20 मिनट निकलेगा, फिर बादल आ जाएंगे। जैसा इस समय का मौसम यहाँ है ना, इंग्लैंड में ऐसा मौसम पूरे साल रहता है। अब आप जरा ध्यान दो, सूरज निकले नहीं किसी देश में और बर्फ ही बर्फ पड़े, तो वहां खेती कैसे हो सकती है? खेत में बीज तो हम डाल सकते हैं, लेकिन बीज में अंकुरण होने के लिए तो सूरज की धूप लगती है। जब धूप ही नहीं होगी तो कोई फसल नहीं होगी। तो इसलिए इंग्लैंड में खेती नहीं होती। और एक बड़ा कारण है, मिट्टी बहुत खराब है। इतनी खराब मिट्टी इंग्लैंड की है, भारत में तो बंजर से बंजर जमीन उससे अच्छी है। मिट्टी कैसी है? पत्थर जैसी है। अब आप सोचो, हर साल 8 महीने बर्फ जमा है मिट्टी के ऊपर, हर साल हर साल हर साल, और 200 साल से 500 साल से 1000 साल से यही चल रहा है, तो मिट्टी भी बर्फ जैसी ही हो जाती है। तो उस देश की मिट्टी खराब, और धूप नहीं, और वहां पर बर्फ ही बर्फ। और एक समस्या है इंग्लैंड की, पानी नहीं है। पानी नहीं है। जो बर्फ जमा होती है ना, उसी को पिघला पिघला के पानी पीते हैं। बारिश नहीं है। जैसे अपने देश में झमाझम बारिश होती है ना, टॉरेंशियल रेन, एक बार शुरू हो जाए 4-4 दिन 5-5 दिन बारिश जो भारत में होती है 3 महीने, ऐसी वहां कभी भी नहीं होती। थोड़ी देर रिमझिम बारिश होगी, 5-7-10 मिनट, फिर उसके बाद बंद, फिर थोड़ी होगी, फिर बंद। वहां बारिश का मौसम नहीं है। वहां 2 ही मौसम है, ठंड और भयंकर ठंड, तीसरा कोई मौसम नहीं। अब बारिश भी नहीं है, पानी नहीं है। आपको हंसी आएगी, लेकिन हंसना नहीं, उनकी गरीबी के बारे में बात कर रहा हूं। इंग्लैंड के 5 स्टार होटलों में मैंने देखा कि पानी नहीं है, तो ये जो टॉयलेट का पानी होता है ना, इसी को साफ कर करके इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट में फ्लश में जो पानी चलाते हैं ना, इस पानी को वो बेकार नहीं जाने देते, इसी को साफ कर करके बार बार इस्तेमाल करते हैं। 5 स्टार होटलों का ये हाल है। तो जो सादा सीधे होटल हैं, सड़क छाप उनका क्या होगा, अंदाजा लगा लो। और चूंकि पानी नहीं है, इसलिए पानी बहुत महंगा है वहां। शराब सस्ती है, पानी महंगा है। हम लोग जब वहां रहते हैं, बड़ी समस्या होती है पानी खरीद के पीना। और 1 लीटर पानी 1 स्टर्लिंग पाउंड का, कभी कभी 1.5 स्टर्लिंग पाउंड का, माने 80 रुपए की पानी की बोतल 1 लीटर। उससे सस्ती शराब। आप बोलोगे जी शराब में पानी नहीं लगता, शराब में ज्यादातर अंगूर का रस लगता है, पानी कम, वो सस्ती है। इसलिए इंग्लैंड के लोग पानी से ज्यादा शराब पीते हैं, सस्ती बहुत है, क्योंकि अंगूर होता है यूरोप के कई देशों में। अब समस्या उनकी ये है, अच्छी मिट्टी नहीं, बारिश का सीजन नहीं, सूरज की धूप नहीं, और खेती क्या करें फिर, खेती होती नहीं अच्छी। 15वीं शताब्दी में तो कुछ नहीं होता था, अभी तो थोड़ा बहुत गेहूं की फसल हो जाती है वहाँ। 15वीं 16वीं शताब्दी में तो घास का तिनका नहीं उगता था इंग्लैंड में। अब जिस देश में खेती नहीं हो, वहां पर उद्योग कैसे चल सकते हैं? मान लो आपको कोई इंडस्ट्री चलानी है, उद्योग चलाना है, तो उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल के लिए खेती होनी चाहिए। मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है, कपड़ा उद्योग, तो कपास तो चाहिए, और कपास तो खेत में पैदा होगी, कारखाने में तो हो नहीं सकती। तो इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में कोई इंडस्ट्री नहीं थी। मान लो शुगर इंडस्ट्री चलानी है, तो गन्ना तो चाहिए, अब गन्ना तो खेत में होगा, और खेत में तो कुछ नहीं होता।
रबर इंडस्ट्री चलानी है तो रबर के लिए दूध चाहिए। एक पेड़ होता है रबर का जिसमें से दूध आता है, उससे रबर बनती है, लेकिन वो पेड़ तो खेत में उगता है, कारखाने में थोड़ी लगता है। सब तरह के उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल खेत में से पैदा होता है, लेकिन खेती ही नहीं हो तो कच्चा माल क्या हो। इसलिए इंग्लैंड में उद्योग भी नहीं थे, खेती भी नहीं थी, उद्योग नहीं था। जब खेती नहीं है, उद्योग नहीं है, तो व्यापार कैसे होगा? सोचो आप, व्यापार के लिए क्या है आपके पास बेचने को और क्या है खरीदने को। और ऐसे देश ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। अब समझना इस बात को, व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। व्यापार करेंगे क्या जी? कुछ हो तो सही बेचने को और कुछ हो खरीदने को। ना कुछ बेचने को था ना कुछ खरीदने को था, फिर भी उन्होंने एक कंपनी बनाई। अब ऐसी कंपनी कैसी होगी? दिवालिया होगी। और कैसी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जब दस्तावेज मैंने देखे, ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखे हैं, तो मैं बहुत हंसी मुझे आती है, आज भी आती है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 था। इनिशियल पेड अप कैपिटल आप समझते हैं, व्यापार करने के लिए जो शुरुआती पूंजी चाहिए वो उनके पास थी ही नहीं, पैसे ही नहीं थे। तो फिर ये कंपनी कैसे बनी और किन लोगों ने बनाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंग्लैंड का मुख्य व्यवसाय क्या था? जब खेती नहीं होती, व्यापार नहीं होता, उद्योग नहीं है, तो वहां के लोग जिंदा कैसे रहते थे? ये आपके मन में प्रश्न आएगा। तो व्यापार उनका क्या था? वो इंग्लैंड के लोग जंगलों में जाया करते थे और कुछ जानवरों को मार लिया करते थे। कहीं कुछ तालाब में थोड़ा बहुत पानी हो तो मछली पकड़ लिया करते थे, उसको मार के खा जाया करते थे। ये उनका मुख्य काम था, जानवरों को मार के खाना। और उन जानवरों की जो खाल निकलती थी उसको लपेट लिया करते थे कपड़े के लिए, क्योंकि कपड़ा बनता नहीं था उस देश में, क्योंकि कपास होती नहीं थी। कुछ भेड़ पालते थे वो, तो भेड़ों से ऊन निकलती थी, उस ऊन से कुछ बना लिया करते थे, बाकी कुछ नहीं था। और एक बात है बहुत रोचक, कि इंग्लैंड के ज्यादातर लोगों का तो काम था जंगल में जाना, जानवरों को मारना, मांस खाना। कुछ लोग इंग्लैंड में ऐसे थे जो लूट मार किया करते थे। और वो लूट मार क्या करते थे? इंग्लैंड जो है समुद्र के किनारे का देश है, लंदन जो है ना समुद्र के किनारे है, तो पानी के जहाज जो लंदन के नजदीक होके गुजरते थे व्यापार करने के लिए, उस जमाने में अंग्रेज उन जहाजों पर लूट मार करते थे। भारत से पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए अफ्रीका, भारत से पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए दक्षिणी अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका कहते हैं हम, ब्राजील, मैक्सिको आदि आदि देशों में। तो जो जहाज भारत से जाते थे व्यापार करने, वो सब जहाजों के जाने का रास्ता लंदन होके था। और लंदन के नजदीक जब ये जहाज पहुंचते थे तो अंग्रेज उनको लूटते थे जहाजों को। अंग्रेजों ने छोटे छोटे गिरोह बनाए हुए थे, डकैतों के गिरोह थे उनके, और एक एक गिरोह का एक एक सरदार हुआ करता था। माफिया ग्रुप थे, एक उनका लीडर होता था, सरदार होता था। तो ये लूट मार करते थे जहाजों से, और भारत के जिन जहाजों पर वो लूट मार करते थे उन जहाजों पर उनको धन संपत्ति बहुत मिलता था, सोना मिलता था, चांदी मिलती थी, हीरे जवाहरात मिलते थे। तो ये उनका दूसरा व्यवसाय था, लूट मार। जब भारत के जहाजों को ये बार बार लूटते थे तब इनके दिमाग में ये बात आती थी कि भारत से जो पानी के जहाज आ रहे हैं उस पर अगर इतना धन संपत्ति मिल रहा है लूटने को, तो क्यों ना भारत चला जाए लूटने के लिए। जिस देश से आने वाले पानी के जहाजों पर इतनी संपत्ति मिल रही है तो उस देश में कितनी संपत्ति मिलेगी, ये उनके दिमाग में आया। और तब उन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया। अब ये ईस्ट और इंडिया ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, कंपनी का नाम उन्होंने रखा पूर्वी भारत कंपनी। ईस्ट इंडिया का मतलब क्या है? पूर्वी भारत। ये कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया? उस जमाने में भारत से जो पानी के जहाज जाते थे इंग्लैंड में व्यापार कर, माफ करना, अफ्रीका व्यापार करने के लिए, हमारा व्यापार अफ्रीका के साथ 3000 साल तक चला। 3000 साल अफ्रीका से हमने व्यापार किया। तो जो जहाज भारत से जाते थे वो ज्यादातर कलकत्ता की तरफ से जाते थे। कलकत्ता उस समय भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और दूसरा था सूरत, पश्चिम भारत में सूरत, पूर्वी भारत में कलकत्ता।
तो कलकत्ता की तरफ से ये जाया करते थे, ये भारत का पूर्वी इलाका, और अंग्रेजों ने अक्सर उन जहाजों को लूटा, तो उन्होंने कहा कि ये ईस्ट भारत माने पूर्वी भारत से आ रहा है, तो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया रख लो। और अंग्रेजों से ज्यादा चालाक दुनिया में कोई कौम नहीं है। इनकी चालाकी पता है क्या है? इन्होंने आज तक ये चालाकी रखी हुई है कि कंपनियों के नाम ऐसे रखो जिससे किसी को भी धोखा होता रहे। अंग्रेजों की एक कंपनी है यूनिलीवर, उसका नाम रखा हुआ है हिंदुस्तान लीवर, ताकि भारतवासियों को लगे कि ये तो हिंदुस्तान की कंपनी। आपको मालूम है 90% पढ़े लिखे भारतवासी नहीं जानते कि हिंदुस्तान लीवर अंग्रेजों की कंपनी। पढ़े लिखे भारतवासियों की बात कर रहा हूं, बिना पढ़े लिखों की तो छोड़ ही दो। इसी तरह से उन्होंने कई कंपनियों के नाम ऐसे रखे हैं, कैडबरीज इंडिया लिमिटेड, लिप्टन इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया क्यों लगा रखा है भाई? कैडबरीज इंग्लैंड लिमिटेड लिखो, या लिप्टन इंग्लैंड लिमिटेड लिखो, या लिप्टन स्कॉटलैंड लिमिटेड लिखो। ये इंडिया क्यों? ये भारतवासियों को उल्लू बनाना है, भारतवासियों को लगे कि ये भारत की ही कंपनियां हैं। ये उनकी पुरानी चालाकी है, इसलिए कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया, और इस कंपनी को वो राजा के पास ले गए। बनाई कंपनी, पैसे थे नहीं जेब में, तो राजा के पास गए और कहा कि हमको जाना है व्यापार करने भारत में, लाइसेंस दे दो, अथॉरिटी लेटर दे दो। तो राजा ने कहा बेचोगे क्या वहां? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। खरीदोगे क्या? पैसे ही नहीं। तो फिर क्या करोगे भारत में जाकर? तो अंग्रेजों ने कहा ट्रेड करेंगे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहता हूं, अंग्रेजी दुनिया में बहुत धोखा देने वाली भाषा है। क्या धोखा देने वाली भाषा है? अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे हैं जो एक से ज्यादा अर्थ रखते हैं और अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में नहीं होता, तेलुगु में नहीं होता, तमिल में नहीं होता, कन्नड़ में नहीं होता। अपनी जो भाषाएं हैं इनमें एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सभी अर्थ समान होते हैं। जैसे एक शब्द है सूर्य, अब सूर्य के समान अर्थ वाले बहुत शब्द मिलेंगे, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, ऐसे करीब 84 शब्द हैं। ऐसे ही जल, ऐसे ही चंद्र, तो सभी के समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द हैं। इंग्लैंड में उल्टा खेल है, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द के कई अर्थ हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल अर्थ। अब ये जो ट्रेड शब्द है, ट्रेड का एक अर्थ है व्यापार, व्यापार माने खरीदना और बेचना। इसी ट्रेड का दूसरा अर्थ है लूट मार। एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, व्यापार और लूट मार। आप जरा थोड़ी देर सोचो, व्यापार और लूट मार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। व्यापार में तो कुछ खरीदना बेचना है, लूट मार में तो ना खरीदना है ना बेचना है, लूटना है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्लंडर, प्लंडर माने लूट मार। प्लंडर का इक्विवेलेंट है ट्रेड, बराबर का अर्थ है ट्रेड, ट्रेड माने प्लंडर माने लूट मार। तो इन्होंने राजा से कहा कि हम तो भारत में ट्रेड करेंगे माने लूट मार करेंगे, आप बस अथॉरिटी लेटर दे दो। तो राजा ने पूछा इनसे कि मुझे क्या मिलेगा, तुम लूट मार करोगे भारत में जाके? तो इन अंग्रेजों ने, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, इन्होंने कहा आपको भी कुछ हिस्सा देंगे लूट का। तो राजा ने तुरंत उनको एक अथॉरिटी लेटर लिख के दे दिया। उसको लेकर ये अंग्रेज आ गए भारत के एक राजा के दरबार में। उस राजा का नाम था जहांगीर। तो जहांगीर के सामने इन्होंने वो अथॉरिटी लेटर रखा कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है, हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। अब यहीं घोटाला हो गया। जहांगीर को अंग्रेजी समझती नहीं थी। उसने समझा कि ये व्यापार करेंगे माने खरीदेंगे बेचेंगे। उसको ये नहीं मालूम था कि लूट मार भी इसी का एक हिस्सा है। जहांगीर के सामने अंग्रेजों ने जो कहा कि हम ट्रेड करेंगे, तो अंग्रेजों के दिल में तो था कि हम लूट मार करेंगे। जहांगीर को लगा कि ये व्यापार करेंगे। उसने लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस देते देते उसने पूछा भी था अंग्रेजों से। एक अंग्रेज था थॉमस रो, उसको पूछा तुम क्या व्यापार करोगे, खरीदोगे कुछ यहां से? तो उसने कहा खरीदने को पैसे नहीं है। तो बेचोगे कुछ यहां पर? तो उसने कहा बेचने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो नंगे भूखे हैं। तो जहांगीर ने पूछा कि फिर तुम करोगे क्या? तब एक अंग्रेज ने चालाकी से उत्तर दिया। उसने कहा कि हम भारत से उधार माल लेंगे, उधार, और इसको ले जाके लंदन में बेचेंगे। बेचकर जो पैसे मिलेंगे इसमें से मुनाफा अपनी जेब में रखेंगे और उधारी आपकी चुका देंगे। ये धंधा था अंग्रेजों का। अब मैं आपसे ऐसी एक ऑफर करूं
कि मैं आपसे व्यापार करूंगा, उधार माल लूंगा और कहीं बेचूंगा, मुनाफा कमा के पैसे आपको दे दूंगा, आप करोगे मेरे साथ व्यापार? गांठ में मेरे एक पैसा नहीं है और मैं आपसे उधार माल ले जाऊं, क्या भरोसा मैं वापस आऊं ना आऊं? तो आप तो नहीं करोगे ना। लेकिन जहांगीर ने कर लिया ये व्यापार, मान गया वो, हाँ ठीक है करो। जहांगीर की बुद्धि पे तरस आता है मुझको। हमारे हैदराबाद में किसी भी सड़क चलते आदमी के सामने आप ये प्रपोजल रखो कि भाई तेरे साथ व्यापार करना है, पैसे मेरे पास है नहीं और बेचने के लिए कुछ नहीं है, तू उधार माल दे दे, मैं बेचूंगा कहीं, फिर तेरे पैसे चुकाऊंगा। करेगा कोई व्यापार? नहीं करेगा। जहांगीर ने किया और उसने कहा ठीक है करो बिजनेस। अंग्रेजों के दिमाग में स्पष्ट था हम लूट मार करेंगे, ध्यान देना। और जहांगीर को चक्कर आ गया कि ये तो व्यापार करें। उसने लाइसेंस दे दिया और अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत शहर में जाके लूटमार की और एक व्यापारी के घर में घुसकर 17-18 अंग्रेजों ने जो भी धन संपत्ति था वो लूटा और उस व्यापारी की हत्या की। उस संपत्ति में उनको जो मिला उसको उन्होंने इस्तेमाल करके कुछ सैनिक ले लिए किराए पर और फिर दूसरे व्यापारी को लूटा, फिर और पैसे मिल गए तो और सैनिक ले लिए किराए पर। ऐसे करते करते सेना बनाई उन्होंने और ऐसे करते करते लूट मचाई उन्होंने। बाद में जहांगीर को शिकायत पहुंची कि ये तो लूटमार कर रहे हैं, तो जहांगीर ने अंग्रेजों से कहा तुम तो व्यापार करने आए थे। तब उन्होंने कहा कि व्यापार का एक अर्थ लूटमार भी है, हम वही कर रहे हैं। तब जहांगीर ने धमकी दी इनको, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर उस धमकी का कोई असर नहीं था। एक दिन तो उन्होंने हद कर दी, जिस जहांगीर से लाइसेंस लिया था व्यापार का उसी को गद्दी से उतरवा दिया अंग्रेजों। और उसके बाद जो जो मुगल राजा आए वो सब अंग्रेजों के कब्जे में रहे, कंट्रोल में रहे। एक मुगल राजा था जो थोड़ा हिम्मती था, साहसी था, औरंगजेब। वो थोड़ा सा हिम्मत करता था, लेकिन अंग्रेजों ने उससे छेड़खानी नहीं की। अंग्रेजों की चालाकी ये थी कि अपने से ज्यादा ताकतवर के साथ छेड़खानी मत करो, दोस्ती बना के रखो, और जो अपने से कमजोर है उसको छोड़ो मत। तो औरंगजेब जब तक जिंदा रहा अंग्रेजों ने उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनाई। जैसे ही वो मरा 1707 में, उसके बाद तो अंग्रेजों ने लूट मार मचा दी पूरे भारत। जहां मौका मिला वहीं लूटा, जिसको मौका मिला उसको लूटा। और लूटने के तरीके क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी एक चिट्ठी लिखती थी और उस चिट्ठी में लिखा जाता था कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमको दे दो इस तारीख तक, नहीं तो तुम्हारे घर को लूटेंगे। जैसे आज फिरौती वसूलने वाले जो गुंडे होते हैं ना, ऐसे ही अंग्रेज किया करते, ऐसा ही काम था उनका। भारत के व्यापारियों के घरों में चिट्ठी जाती थी, वो डर के मारे बेचारे पैसा दे देते थे, अंग्रेजों के मुंह खून लग गया। फिर राजाओं को चिट्ठी लिखना शुरू किया। कुछ कमजोर राजा थे वो चुपचाप पैसे दिया करते थे, कुछ हिम्मती होते थे वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा करते थे। अंग्रेज अक्सर हार जाते थे तो उन राजाओं के पास दोबारा नहीं जाते थे, लेकिन जो राजा चुपचाप पैसा देते थे उनके यहाँ बराबर जाते रहते थे। ऐसे भारत में कई राजा थे जो चुपचाप अंग्रेजों को पैसे दिया करते। तो अंग्रेजों ने इस तरह से अपना पूरा आर्थिक आधार बनाया। जब उनको बहुत पैसे आ गए हाथ में, तब उन्होंने तय किया कि अब भारत में सरकार बनाएंगे अपनी। और सरकार बनाने के लिए सबसे पहला अंग्रेज भारत में आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में आया। उस समय बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के राज्य में आकर रॉबर्ट क्लाइव ने खुलेआम कहा कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चलानी है कुछ इलाके में। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो उसने कहा हम आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, हमला करेंगे। सिराजुद्दौला ने कहा करके देख लो। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ हमला करने की योजना बनाई और उसी हमले को आप प्लासी का युद्ध ऐसा करके इतिहास में पढ़ते। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। अब इसमें हुआ ये था कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था और मीर जाफर पैसे के लालच में अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर सिराजुद्दौला से गद्दारी की और इसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने मिलकर। और उसके बाद अंग्रेजों ने थोड़े दिन के लिए मीर जाफर को राजा बना दिया बंगाल का। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की हत्या कर दी।
फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को राजा बना दिया, फिर मीर कासिम को उतार दिया गद्दी से और रॉबर्ट क्लाइव खुद राजा बन गया बंगाल का। वहां से अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया और ये 1757 में हुआ। अब 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य आ गया। उसके पहले उनकी लूटमार चल रही थी और ये लूटमार करीब उन्होंने 150 साल की। 1618 में घुसे वो भारत में और 1757 तक वो लूटते रहे। तो 150 साल में बहुत पैसे उनके पास इकट्ठे हो गए थे और फिर राज्य आ गया उनके हाथ में, तो लूटमार और ज्यादा की फिर उन्होंने। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी एक डायरी में लिखा कि मैं जब राजा बना बंगाल का तो पहला काम मैंने लूटना शुरू किया बंगाल को, क्योंकि मुझे आदेश था ऊपर से कि एक ही काम करना है भारत में, लूटना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट कर लंदन लाना है ताकि हम अंग्रेजों की गरीबी दूर हो। इसके उद्देश्य से मैं आया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा, वो डायरी अभी लंदन के पार्लियामेंट में पड़ी हुई है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। उसमें उसने लिखा कि मैंने लूटना शुरू किया सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब मैं लूटता था और 7 साल मैंने लूटने के बाद ये सारा धन लंदन पहुंचाया। तो इस धन को लंदन तक लाने में पानी के 900 जहाज किराए पर लगे। पानी के 900 जहाज। और वो कहता है कि एक जहाज में लगभग 70 मीट्रिक टन सामान आए। ऐसे 900 जहाज भरकर मैं भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात ये सब लेके आया। 70 मीट्रिक टन कितना बड़ा जहाज, अंदाजा लगाएं तो मैं बताता हूं। आपने मालगाड़ी का डब्बा देखा, एक मालगाड़ी के डब्बे में 72 मीट्रिक टन माल आता है। तो 70 मीट्रिक टन का मतलब मालगाड़ी का एक डब्बा भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और ऐसे मालगाड़ी के 900 डिब्बे, ये अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा। आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, एक मालगाड़ी गुजरे आपकी आंखों के सामने से, उसमें 64 डिब्बे होते हैं, 64, तो 90 डिब्बे, फिर 900 डिब्बे, तो कम से कम लगातार 20 मालगाड़ियां आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएं, उतना सोना भर के, चांदी, हीरे जवाहरात भर के एक अंग्रेज ले गया रॉबर्ट क्लाइव। और जब ये सारा धन पहुंचा लंदन तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? रॉबर्ट क्लाइव ने ये जो लूटा हुआ धन था ये किसी को बांटा नहीं, जबकि नियम ये था कि जो कुछ भी वो लूट के लेके जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड के राजा के साथ समझौता था कि कंपनी जो लूटेगी उसमें से राजा को मिलेगा, राजा के पदाधिकारियों को मिलेगा और जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं उनको मिलेगा, लेकिन उसने किसी को नहीं दिया और उसकी योजना थी अकेले हजम करूंगा इसको। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ एक मुकदमा किया। और मुकदमा क्यों किया? क्योंकि उसने लूट का धन किसी को नहीं दिया। अगर वो देता तो मुकदमा नहीं होता। और जब मुकदमा हुआ तो उसमें वो हार गया और पार्लियामेंट ने उसको फांसी की सजा सुनाई। और जिस राजा ने ये फांसी दिलवाई ना, उसका कहना था कि अगर ये रॉबर्ट क्लाइव को हम फांसी नहीं देंगे तो इसके आगे जितने भी अंग्रेज भारत को लूटेंगे वो सब अकेले खा जाएंगे पैसे को, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए फांसी तो देनी ही पड़ेगी इसको। तो रॉबर्ट क्लाइव को फांसी की सजा हुई। उससे एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी रिवॉल्वर से गोली मारी अपने आप को और आत्महत्या कर ली। फिर वो जो कुछ लेके गया था उसको पूरे लंदन में राजा से लेकर और नीचे चपरासी तक सबको बांटा गया। उस धन को लूट में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है और भ्रष्टाचार बिना ईमानदारी के नहीं चलता। लूटा रॉबर्ट क्लाइव ने और वो बटा ऊपर से नीचे तक, इसलिए भ्रष्टाचार चल पाया। अगर जो अकेला खाया होता तो वो तो वहीं बंद हो गया होता। तो मैं अब ये जो समझाने जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ भारत में कहां है? अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था में। अब हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, मर गया बाद में। फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक दूसरे लुटेरे को भेजा, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने करीब 10 साल लूटा।
फिर ये चला गया लूट के। फिर तीसरा लुटेरा आया, उसका नाम था विलियम पिट, उसने लूटा, फिर वो चला गया। फिर चौथा आया कर्जन, उसने लूटा। फिर पांचवा आया वाइली, उसने लूटा। फिर छठा आया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा। फिर सातवां आया डलहौजी, उसने लूटा। फिर आठवां आया केनिंग, उसने लूटा। और ऐसे 84 अंग्रेज आए गवर्नर जनरल बनकर, जिन्होंने भारत को 250 साल लूटा। अब एक रॉबर्ट क्लाइव अगर 900 जहाज लूट के ले गया तो कोई 50 ले गया होगा, कोई 100 ले गया होगा, कोई 500 ले गया होगा, कोई 200 ले गया होगा, कोई 250 ले गया होगा। ऐसे ही लूट हुई है इस देश की। और ये लूटा हुआ धन जब लंदन गया, उस धन के लूटने के भारत से और लंदन पहुंचने के बाद इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में तो इंग्लैंड सबसे गरीब देश था। जब लूटकर सारा धन लंदन पहुंच गया तब वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। तो अंग्रेजों की अमीरी भारत की लूट से निकली है। अब एक बात और समझानी है मुझे कि ये जो सारी लूट मचाई अंग्रेजों ने, इस लूट के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। क्योंकि 1-2 साल तो लूटा नहीं, 250 साल लूटा, उसका एक तंत्र खड़ा किया उन्होंने, पूरी व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में क्या होता था, अधिकारी होते थे जो लूट का माल इकट्ठा करते थे गांव-गांव से। तो अंग्रेजों ने एक अधिकारी बनाया जिसका नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी का एक शब्द है ना कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? लूट का माल। आपको हंसी आ रही है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। आप ये कलेक्टर नाम के अधिकारी को अंग्रेजों ने भारत में बिठाया एक उद्देश्य के लिए कि ये गांव-गांव से लूट का माल इकट्ठा करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। और उसमें से कलेक्टर को मिलता था कमीशन। सैलरी नहीं थी, तनख्वाह नहीं थी, कमीशन था। जितना लूटेंगे उसके आधार पे कमीशन। फिर ये कलेक्टर जो है ना कभी कभी बेईमानी कर लेता था, तो इसके ऊपर अंग्रेजों ने निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। अंग्रेजी का शब्द है कमीशन। कमीशन तो आप समझते हैं, और कमिश्नर अभी तुरंत समझ में आना चाहिए आपको। तो कमीशन से कमिश्नर, कलेक्टर से कलेक्टर, और कलेक्टर के नीचे बनाया डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद नीचे बनाया सब डिप्टी कलेक्टर, फिर उसके नीचे बनाया तहसीलदार, फिर उसके नीचे नायब तहसीलदार। तो नीचे से लेके ऊपर तक एक लूट का तंत्र खड़ा किया उन्होंने, और इसके लिए कानून बनाया बाकायदा जिसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिसके आधार पर कलेक्टर की नियुक्ति होती थी और कलेक्टर का काम था लूट के ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। इसके लिए था ये कलेक्टर। और इसके नीचे के अधिकारी और गांव तक जाके लूट के लाते थे। और इनको क्या लूटना होता था, एक तो टैक्स लगा के ये लूटते थे भारत को, और एक तो बिना टैक्स के लूटते थे। बिना टैक्स के लूटने का तरीका, किसी के भी घर में घुस गए लूट लिया, ये एक तरीका, और टैक्स लगाकर कानून से लूटना वो दूसरा तरीका। अंग्रेजों की चालाकी क्या थी कि अगर कहीं लूटने वाले इलाके में कुछ ज्यादा लोगों का गुस्सा भड़क जाए तो लूटने का कानून लगा दो वहां पे, और कहो कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, भले उसमें लूट करें हम। जैसे मैं इसको सरल तरीके से समझाऊं, मैं लिंगमपल्ली में आके रहूं और जेब काटूं आपकी, तो आप क्या करोगे? मुझे मारोगे, पीटोगे, और एक दिन लगा तो पुलिस को दे दोगे, यही करोगे ना। लेकिन लिंगमपल्ली में अगर जेब काटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? मैं काटूंगा जेब, कानून से काटूंगा फिर तो। और जब मैं जेब काटने आऊंगा आपकी तो मेरे साथ पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस का काम है कानून की रक्षा करना, और कानून है जेब काटने का। ये था अंग्रेजों का खेल। वो कानून बनाते थे, लूटने का कानून। वो कैसा होता था? सबसे पहला लूटने का कानून जो बनाया अंग्रेजों ने, उसका नाम था लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसको हम हिंदी में कहें मालगुजारी कानून। मालगुजारी कानून माने किसानों से टैक्स लेने का कानून। इस कानून में नियम पता है क्या था? जो किसान जितना उत्पादन करेगा उसका 90% अंग्रेजों को मालगुजारी में देना पड़ेगा। जैसे कोई किसान 100 क्विंटल धान पैदा करे तो 90 क्विंटल धान अंग्रेजों को दो।
100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो, 100 क्विंटल सरसों पैदा करे 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो। तो उत्पादन पर 90% टैक्स था मालगुजारी का। और इस टैक्स को वसूलने के लिए कलेक्टर और कमिश्नर गांव-गांव घूमते थे, और जो किसान चुपचाप देते थे ये टैक्स उनका तो ठीक था, जो नहीं देते थे उनके घरों में आग लगाई जाती थी, उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनकी गर्दनें काटी जाती थी, उस घर की माताओं बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते थे, उस घर के जानवरों को जला दिया जाता था। जो किसान अंग्रेजों को चुपचाप टैक्स ना दें उनके पीठ में 100 कोड़े मारे जाते थे, कई बार 500 कोड़े मारे जाते थे। और कोड़े कैसे होते थे, वो चमड़े क्या बनाते थे, उसमें कील लगाते थे लोहे की दोनों तरफ, और एक कोड़ा मारा उतने में खाल खिंच जाती थी लोगों। 100 कोड़े, 500 कोड़े मारे जाते थे, और ज्यादातर किसान मर जाते थे उसमें। ये पूरे भारत में अंग्रेजों ने किया हुआ था। और ये जो कोड़े मारने का काम था, इसको करने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी, जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। कलेक्टर और कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर आदि का काम छीनना पैसे, और पुलिस का काम कोड़े मारना, डंडे मारना, ताकि भारतवासियों पर प्रताड़ना दी जा सके, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे। सारे देश में अंग्रेजों ने ये सैकड़ों साल चलाया। परिणाम क्या हुआ, यही सारा धन लूट लूट कर उन्होंने लंदन में जमा किया। एक और बात कहता हूं, अंग्रेजों ने जब किसानों से मालगुजारी वसूली तो अंग्रेजों के ध्यान में आया कि व्यापारियों से भी टैक्स लो। किसानों से ले रहे हैं, ठीक है, व्यापारियों को क्यों छोड़ा जाए? तो व्यापारी और उद्योगपतियों से टैक्स लेना शुरू किया। तो सबसे पहला टैक्स उन्होंने लगाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पादन कर। इसमें व्यवस्था ये थी कि कोई भी व्यापारी और उद्योगपति कुछ भी सामान पैदा करे, उसके पैदा करने पर ही उसको टैक्स देना पड़े अंग्रेजों। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि सामान के उत्पादन पर व्यापारी कर देगा, टैक्स देगा, तो सामान की बिक्री पे भी लो उससे, तो उन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि सामान बेचकर अगर मुनाफा कमा रहा है व्यापारी, लूट लूट कर वो लंदन लेके गए। और इस पर हमने बड़ी खोज की, दस्तावेज इकट्ठे किए, तो पता चला कि अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1947 तक भारत के किसानों से, व्यापारियों से 300 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। 300 लाख करोड़, इतनी लूट हुई है हमारे देश की। और ये 300 लाख करोड़ की रकम को आज अगर आप जोड़ना चाहें तो इस रकम को पूरा समझने में 60 की गुणा और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पाउंड में इस समय 60 रुपए। और ये जो 300 लाख करोड़ की रकम है, ये स्टर्लिंग पाउंड में है, रुपए में नहीं। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिकॉर्ड रखे जाते थे वो स्टर्लिंग पाउंड में रखे जाते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो लूट कर ले गया, वॉरेन हेस्टिंग्स ले गया, और आखिरी लुटेरा माउंटबेटन तक 300 लाख करोड़ स्टर्लिंग पाउंड की संपत्ति उन्होंने भारत से ली। अब इसमें 60 का गुणा करें तो ये हैरान होने वाली रकम, और ये रकम 1800 लाख करोड़ रुपए बैठती। और ये इतना बड़ा रकम का वो है कि आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकेंगे, फेल हो जाता कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इस रकम को लिखने में, 300 लाख करोड़ लिखने में 17 अंक लगते हैं। फिर उसमें 60 का गुणा और कर दो। इतनी रकम ले गए, इतना धन, इतनी संपत्ति वो ले गए यहां से। अब कहानी शुरू होती है 15 अगस्त के बाद। अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम बनाया। अब ध्यान रखना, कलेक्टर आया, कमिश्नर आया, डिप्टी कलेक्टर आया, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब लूट के लिए थे सारे अधिकारी। और टैक्स के कानून, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सब लूटने के लिए कानून थे। अब होना क्या चाहिए था, 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो हमारा सबसे पहला काम ये था कि अंग्रेजों ने ये जो लूटने के लिए तंत्र बनाया, इसको हम उसी दिन खत्म कर देते। तभी तो स्वतंत्रता की बात थी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए भारत को लूटने के लिए, 15 अगस्त 1947 को वो सब कानून हम जला देते और पूरे तंत्र को खत्म कर देते। ना कोई कलेक्टर होगा, ना कोई कमिश्नर होगा, ना कोई डिप्टी कलेक्टर होगा। आजादी के बाद हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लुटवाना थोड़ी है अपने देश को।
जो ये अधिकारी हमें चाहिए। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी हुई। आजादी आई 15 अगस्त 47 को और बहस हुई तो महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि ये सारे तंत्र को जला दो, हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, कमिश्नर नहीं चाहिए, डिप्टी कलेक्टर, ये कोई अधिकारी हमें नहीं चाहिए, और अंग्रेजों के सारे कानून जला दो, तब भारत स्वतंत्र होगा। ये महात्मा गांधी कह रहे थे, हर दिन बोल रहे थे वो इस बात पर। और उन्होंने तो गुस्से में आकर 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जो समारोह हुआ था उसका बहिष्कार किया था गांधी जी ने। मालूम नहीं? मालूम। 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और माउंटबेटन ने भारत की सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में दी। गांधी जी उसमें गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे? नेहरू जी के साथ गांधी जी का बहुत विरोध था, मतभेद था। नेहरू जी क्या कह रहे थे कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हैं ये कानून हम लागू रखेंगे आजादी के बाद। अंग्रेजों ने ये जो सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को हम चलाएंगे आजादी के बाद। तो गांधी जी कहते थे कि फिर आजादी कहां आई है? ये तो तुमने और अंग्रेजों ने आपस में मिलकर सत्ता का बंटवारा कर लिया, आजादी कहां है इसमें? अगर कानून अंग्रेजों के रहे, व्यवस्था अंग्रेजों की रहे और लड़ाई हम लड़ रहे थे अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ, अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ, तो हमारी तो पूरी लड़ाई बेकार हो गई। गांधी जी का ये कहना था। नेहरू जी ने गांधी जी को यह कहा था कि बापू थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो, धीरे धीरे हम ये कानून बदल देंगे और धीरे धीरे ये सिस्टम बदल देंगे। गांधी जी का कहना था नहीं, अभी बदलो, ये धीरे धीरे कुछ नहीं होता है। और गांधी जी का कहना बिल्कुल सही था। वो कहते थे कि हमने 7,32,780 क्रांतिकारियों को शहादत करवा दी, उनको शहीद करवा दिया, फांसी पे चढ़वा दिया, उन सबकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि हम देंगे अगर ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, अंग्रेजी तंत्र चलेगा। गांधी जी का कहना था 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजी भाषा बंद कर दो इस देश में, अंग्रेजी कानून खत्म कर दो, अंग्रेजी तंत्र खत्म कर दो, अंग्रेजी भूषा कोई नहीं पहनेगा इस भारत में, अंग्रेजी भोजन नहीं करेगा कोई, अंग्रेजी तरीके से भवन नहीं बनेंगे भारत में, सब कुछ हम अपना बनाएंगे, स्वदेशी होगा, स्वराज्य आधारित होगा, स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी ये है। लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना। अब बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि नेहरू जी तो गांधी जी के ही चेले थे। ऐसा नहीं है। 1937 में ही नेहरू जी और गांधी जी का झगड़ा शुरू हो गया था। आजादी तो 47 में आई, उससे 10 साल पहले ही गांधी जी और नेहरू जी का झगड़ा शुरू हो गया था। गांधी जी 1937 से ये कहने लगे थे कि आजादी भले भारत में 10 साल बाद आए, लेकिन कानून हमें बदलने हैं अंग्रेजों वाले, भाषा हटानी है अंग्रेजों वाली, सब कुछ हटाना है। अंत में क्या हुआ? नेहरू जी ने जब सत्ता के हस्तांतरण का समझौता किया तो गांधी जी को किनारे कर दिया। जैसे आज होता है ना, वैसे गांधी जी को किनारे कर दिया। और ना सिर्फ किनारे किया, बाद में गांधी जी की हत्या भी हुई। और गांधी जी की हत्या हुई तो ये सारे सवाल दफन हो गए। फिर कौन कहेगा अंग्रेजी कानून हटाओ, फिर कौन कहेगा अंग्रेजी भाषा हटाओ, फिर कौन कहेगा अंग्रेजी भूषा हटाओ, क्योंकि अकेले बोलने वाले गांधी जी थे और उन्हीं को मरवा दिया, हत्या हो गई उन्हीं की। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 34,735 कानून हमने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। कलेक्टर अधिकारी को स्वीकार कर लिया, कमिश्नर को स्वीकार कर लिया, डिप्टी कलेक्टर को स्वीकार कर लिया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को स्वीकार कर लिया, सेंट्रल एक्साइज, ये सब कुछ हमने अंग्रेजों का ही स्वीकार कर लिया और अभी तक वही चल रहा है। अब मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है, तंत्र, ये अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए। अब वही तंत्र हम आजादी के 63 साल बाद चलाएंगे तो ये तो लूटेगा ही, और क्या करेगा? अगर कलेक्टर अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया लूटने के लिए तो वही अधिकारी आजादी के बाद भी लूटेगा। कैसे रोकेंगे आप उसको? कानून तो वही है जो अंग्रेजों के जमाने का था। अगर कमिश्नर अधिकारी आप रखेंगे आजादी के बाद भी तो वो भी लूटेगा ही, और क्या करेगा? डिप्टी कलेक्टर को रखेंगे वो भी लूटेगा।
तो अब क्या हो रहा है, आजादी के पहले ये सब लूट रहे थे और पैसा अंग्रेजों को दे रहे थे और अपना कमीशन खाकर मजा कर रहे थे। अब आजादी के बाद इसी तंत्र के अधिकारियों ने फिर लूटना शुरू किया है देश को और पैसा काले अंग्रेजों को देना शुरू किया है और अपना कमीशन वो खुद खा रहे हैं। पहले गोरे अंग्रेजों को पैसा जा रहा था, अब काले अंग्रेजों को जा रहा है। आप बोलोगे जी ये काले अंग्रेज कौन है? ये काले अंग्रेज वही हैं जो अंग्रेजों को हटाकर सत्ता में बैठे, कुर्सी पर बैठे। पहले गोरे अंग्रेज कुर्सी पे बैठे थे, अब काले अंग्रेज कुर्सी पे बैठे। आप बोलेंगे जी कुछ उदाहरण देके समझाओ। 2-4 उदाहरण देता हूं कैसे काले अंग्रेज हैं हमारे देश में। एक लुटेरा काला अंग्रेज इस देश में है, उसका नाम है मधु कोड़ा। समझ गए? झारखंड में 2 साल मुख्यमंत्री रहा और ऐसा नेता जो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहा, निर्दलीय और मुख्यमंत्री, भूतो न भविष्यति। कैसे हो जाएगा निर्दलीय मुख्यमंत्री, जरा समझाओ मुझे आप। तो ऐसे हुआ, 2 राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन दिया। एक तो कांग्रेस आई और दूसरा लालू प्रसाद यादव जनता दल। तो जनता दल लालू यादव और कांग्रेस आई, 2 पार्टियों ने मधु कोड़ा को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया और वो निर्दलीय मुख्यमंत्री हो गया। अकेला था अपनी पार्टी का और मुख्यमंत्री हो गया। सोचो क्या खेल राजनीति का। अब वो जब मुख्यमंत्री बन के बैठा कुर्सी पर तो 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया झारखंड के खजाने में से। 5,600 करोड़ कोई रकम होती है? 5,600 करोड़ मजाक नहीं है। इतना लूटा उसने 2 साल में। अगर 5 साल रहता तो कम से कम 20-25 हजार करोड़ लूटता और 10 साल रहता तो कम से कम 50,000 करोड़ लूटता। लेकिन 2 साल में उसने इतना लूटा और लूटने के बाद ये सारा पैसा उसने स्विस बैंक में जमा कराया। उसके 8 खाते हैं स्विस बैंक में। अभी सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा। आप सब अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। तो छापे मारे तो पूछा तो उसने सब बताया कि स्विस बैंकों में मेरे कितने खाते हैं, कितना है, तो 5,600 करोड़ रुपए है। फिर उसको पूछा तुमने अकेले लूटा? तब उसने कहा भ्रष्टाचार में अकेले कुछ नहीं होता और भी लुटेरे मेरे साथ इसमें शामिल हैं। वो कौन है? तो उसने कहा जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। तब उसने ये कहा कि मुझे अदालत में ले चलो, मैं सबके नाम बताना चाहता हूं मेरे साथ किस किस ने लूटा। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि वो नाम बताएगा तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए मधु कोड़ा को न्यायिक हिरासत में जेल में बंद कर रखा है ताकि मुंह पे ताला रहे, बोले नहीं वो। आज नहीं तो कल बताएगा, कल नहीं तो परसों बताएगा। मुझे डर यह है कि शायद मार डालेंगे इसको, अदालत तक पहुंचने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब उसने ये कहा ना मैं सबके नाम बताऊंगा किस किस ने मेरे साथ लूटा, उसी दिन से सरकार में खलबली मची हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मधु कोड़ा में रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ने ही प्रवेश किया हुआ है। शरीर उसका आपके और मेरे जैसा है, आत्मा उसमें रॉबर्ट क्लाइव वाली है। ये तो पक्की बात है। ये तो एक काला अंग्रेज है। एक और काले अंग्रेज का नाम बताता हूं। एक हमारे देश में नेताजी हैं, उनका नाम है सुखराम। उनके घर में एक बार सीबीआई का छापा पड़ा तो बिस्तर के गद्दे के नीचे से 1-1 हजार के नोटों की गड्डियां निकली। गद्दे के नीचे से उन गड्डियों को अधिकारियों ने इकट्ठा किया, ट्रक में भरकर दिल्ली ले गए नोटों की गड्डियों को और 15 दिन तक मशीनों से गिना। 15 दिन तक। और जब पूछा गया सुखराम को ये पैसा कहां से आया तो उन्होंने कहा ये पार्टी का पैसा है। भाई घर में क्यों रखा? कि पार्टी का आदेश था कि यहां रखो। तो गद्दे के नीचे क्यों? तो उसने कहा नींद अच्छी आती है नोटों पे। ये दूसरा काला अंग्रेज। एक और नाम बताता हूं। उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है, वहां पर एक काला अंग्रेज है, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। वो आईएएस अधिकारी है। और ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, कलेक्टर कमिश्नर, वही आईएएस अधिकारी जो अंग्रेजों ने बनाए। इस आईएएस अधिकारी को सारे आईएएस अधिकारियों ने महाभ्रष्ट ये खिताब दिया हुआ है।
आईएएस अधिकारियों की जो एसोसिएशन है ना, उसकी वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला नाम है अखंड प्रताप सिंह और लिखा हुआ है महाभ्रष्ट। उसके घर में छापा पड़ा सीबीआई का, तो उसके घर में से 480 करोड़ रुपए कैश मिला और उसने 40 साल नौकरी की उत्तर प्रदेश में और सबसे पहली पोस्टिंग थी उसकी सब डिप्टी कलेक्टर, आजकल उसको कहते हैं एसडीएम। वहां से उसकी नौकरी शुरू हुई और चीफ सेक्रेटरी से वो रिटायर हुआ। 40 साल की नौकरी में उसको पूछा गया कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी कुल, तो उसने कहा टैक्स काट के मेरी टोटल सैलरी 77 लाख रुपए की थी। अब 480 करोड़ कहां से आया तुम्हारे पास? तब उसने जो कहानी सुनाई वो सब बात बताती है। उसने कहा कि मैं जब जब उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग हुई मेरी, तो हर एक मुख्यमंत्री ने मुझे लूटने का टारगेट दिया हुआ था। कोई मुख्यमंत्री कहता था हफ्ते में 5 करोड़ दो लूट के, कोई कहता था 10 करोड़ दो, कोई कहता था 15 करोड़ दो, और अगर मैं नहीं लूटूं तो मेरा ट्रांसफर, मैं मुख्यमंत्री का टारगेट पूरा नहीं करूं तो मेरा सस्पेंशन। तो मैं लूटता था और 10 करोड़ लूटा तो 8 करोड़ मुख्यमंत्री को देता था, 2 करोड़ मैं रखता था। 5 करोड़ लूटा तो 4 करोड़ मुख्यमंत्री को देता था, 1 करोड़ मैं रखता था। ऐसे करके 40 साल में मैंने जो रखा वो 480 करोड़ हो गया। अब मैं क्या करूं बताओ? हो गया 480 करोड़, अब क्या करूं? और उसने कहा कि जिन जिन मुख्यमंत्रियों के नीचे मैंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्रियों के नाम में बताना चाहता हूं। अब सरकार उससे भी परेशान हो गई, उसको भी उठा के न्यायिक हिरासत में डाल दिया कि नाम बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये अखंड प्रताप सिंह हो या मधु कोड़ा हो या सुखराम हो, ये एक दो नाम नहीं है, ऐसे 80,000 लुटेरे देश में इस समय हैं जिंदा जो लूट रहे हैं पूरे देश को। 80,000, एक दो नहीं। आप सोचो 250 साल में 84 अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने 300 लाख करोड़ लूट लिया। अब आजादी के 63 साल में 80,000 काले अंग्रेज पैदा हो गए और इन्होंने कितना लूट लिया सोचो। ये सारे लुटेरे उसी कानून की मदद से लूट रहे हैं इस देश को जो अंग्रेजों ने बनाया। इनकम टैक्स का कानून, सेंट्रल एक्साइज का कानून, सेल्स टैक्स का कानून, रोड टैक्स का कानून, उसी की मदद से लूट हो रही है। और लूट किसकी हो रही है? आपकी और मेरी। कैसे हो रही है? हम टैक्स भरते हैं इन कानूनों के कारण। टैक्स भरते हैं तो वो पैसा सब नेता और अधिकारियों के पास जाता है, और कौन टैक्स इकट्ठा करता है? ये अधिकारी और नेता उसमें से बंदर बांट करते हैं टैक्स के पैसे में से। और कितनी बंदर बांट होती है इसको मैं नहीं कहता, भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में लोकसभा में ये कहा कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं टैक्स का, 1 रुपया इकट्ठा किया टैक्स से और वापस गरीब आदमी को भेजा, तो उसमें से 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। और ये उन्होंने कहा 1984 में। अब है 2010। अब पता है क्या हाल है हमारे देश में? अब जो स्थिति है वो ये कि जब 1 रुपया किसी से टैक्स लेकर गरीब आदमी तक भेजा जाता है विकास के लिए, तो अब उसके पास 8 पैसा ही पहुंचता है, 92 पैसा बीच में ही लुट जाता है। हमने फिर इस पर थोड़ा मेहनत की कि ये पैसा जो लुट रहा है कितना है ये। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा 1 रुपए में 92 पैसा लुट गया या 1 रुपए में 85 पैसा लुट गया, इसकी मात्रा कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ये तो पता चले। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, राज्य सरकारों के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, नगर पालिकाओं के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, जिला परिषदों के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, और सारे आंकड़ों से पता चला कि हर साल हम टैक्स में 21 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, नगर पालिकाओं को, जिला परिषदों को 21 लाख करोड़ हम दे रहे हैं टैक्स में, और इसमें से 18 लाख करोड़ रुपए लुट रहा है हर साल। और ये लूटने वाले काले अंग्रेज हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है, कोई सेल्स टैक्स कमिश्नर है, कोई सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर है। ऐसे काले अंग्रेजों का पूरा झुंड इस देश पर टूट के पड़ा हुआ है।
अब प्रश्न ये है कि जिस सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा, उसी सिस्टम की मदद से काले अंग्रेज लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जो पैसा लूटा वो लंदन चला गया, इन काले अंग्रेजों ने लूटा हुआ पैसा वो स्विट्जरलैंड जा रहा है। हर साल जो 18 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, इसको हम ब्लैक मनी के रूप में देश के बाहर भेज रहे हैं। हम माने काले अंग्रेज वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, विदेशी बैंकों में वो जमा हो रहा है। अब विदेशी बैंकों में जब हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि कितना पैसा उनके यहाँ जमा हो चुका है, तो स्विस बैंकों में इस समय भारत के लूटखोर अधिकारी और नेताओं का 72 लाख करोड़ रुपए जमा है। इस समय 72 लाख करोड़। और स्विस बैंक के अलावा दुनिया में 70 और भी देश हैं, वहां की बैंकों में जो जमा है वो 258 लाख करोड़ है। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, इन काले अंग्रेजों ने तो 63 साल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो अंग्रेजों से भी बड़े लुटेरे साबित हुए, 63 साल में ही लूट लिया। और ये सब लूट का पैसा जो विदेशों में जाकर जमा हो रहा है, अब इस पैसे से एक नया खेल चल रहा है। हमारे यहाँ लूट हो रही है, पैसा विदेशों में जा रहा है। अब देश में पैसे की कमी आ रही है, पूंजी की कमी आ रही है। जब पैसे लुटेंगे, पूंजी लुटेगी तो कमी तो आने ही वाली। अब उस कमी को पूरा करने के लिए काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं? कर्ज लेकर आ रहे हैं दूसरे देशों से। कहते हैं भारत का विकास करना है, पूंजी की जरूरत है तो विदेशों से कर्ज लाना है। अपनी पूंजी लूट लूट के विदेशों में जमा कर रहे हैं और देश के विकास के लिए विदेशी कर्ज ला रहे हैं। और कर्ज कहां से आ रहा है? उन्हीं बैंकों से कर्ज ला रहे हैं जहां ये लूट का पैसा जमा है। अब वो बैंक क्या कर रहे हैं? इनका जो काला धन है उसको सफेद बना रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं। इन्होंने जो लूट के मान लो स्विस बैंक में जमा कर दिया, अब वो स्विस बैंक से हमारी सरकार कर्ज लेगी तो ब्लैक का व्हाइट हो गया कि नहीं? वो बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज में लेती हैं और वो पैसा भारत में लाके इन्वेस्ट कर देती। आपको मालूम है शेयर मार्केट में विदेशी पूंजी आती है कि नहीं? वो कहां से आती है? वो स्विस बैंकों से आती है, सूरीनाम से आती है, पनामा से आती है, मॉरिशस से आती है। दुनिया के तमाम देशों की बैंकों में जो भारत का काला धन जमा है, उन्हीं बैंकों से बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज लेती हैं उस पैसे को और भारत में लाकर उसको निवेश करती हैं और उस पर मुनाफा लूट के फिर ले जाते हैं इस देश में से। हमारी ही पूंजी से सारा खेल चल रहा है। ध्यान देना, अंग्रेजों ने भी यही खेल खेला था। अंग्रेज अपने देश में से एक पैसा लेके नहीं आए थे और यहीं से लूटा हुआ धन उन्होंने मल्टीप्लाई किया था। तो ये काले अंग्रेज ये भी यही कर रहे हैं। अब होता क्या है? हाँ, हमारे यहां से भ्रष्टाचार करके घूस करके पैसा ले गए, विदेशी बैंकों में रख दिया। अब वो बैंक हमको कोई ब्याज नहीं देते, उल्टा ये जो नेता जमा करते हैं इनसे सर्विस चार्ज लेते हैं और उस पैसे को बैंक बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को दे देते हैं। वो कंपनियां उनको ब्याज देती हैं और वो कंपनियां भारत में लाके पैसे रख लेती हैं, इन्वेस्ट कर देती हैं, इस पे मुनाफा कमा के ले जाती हैं। तो सारा तंत्र भारत के लूट के पैसे पे चल रहा है। इसको ब्लैक मनी की इकोनॉमी कहते हैं, काले धन की अर्थव्यवस्था। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर ये लूटा हुआ धन बाहर नहीं जाता तो विदेशों से कर्ज नहीं लेना पड़ता और कर्ज नहीं लेना पड़ता तो ब्याज नहीं देना पड़ता, ब्याज नहीं देना पड़ता तो टैक्स ज्यादा नहीं लगता आपके ऊपर, मेरे ऊपर। टैक्स ज्यादा नहीं लगता तो महंगाई कम होती इस देश में, महंगाई कम होती तो हर गरीब आदमी की जिंदगी सुख और समृद्धशाली होती। लेकिन ये नहीं हो रहा है। हमारा पैसा लुट के विदेश जा रहा है, हमको पैसे की कमी है तो कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज पे ब्याज दे रहे हैं, ब्याज के लिए हमसे टैक्स ले रहे हैं और ब्याज जितना होगा टैक्स उतना ज्यादा होगा, टैक्स जितना ज्यादा होगा महंगाई उतनी ज्यादा होगी। इसलिए महंगाई हर दिन बढ़ रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारा पैसा लुट रहा है, महंगाई भी हमें झेलनी पड़ रही है, गरीबी भी हमें झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी भी हमें ही झेलनी पड़ रही है और लूट भी हमारी ही हो रही है। अब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है, वो ये कि क्या इस लूट को ऐसे ही चलने दिया जाए? क्या इस भ्रष्टाचार को ऐसे ही चलने दिया जाए? और अगर ये लूट और भ्रष्टाचार ऐसे ही चला तो अगले 10, 20, 25 साल में तो कुछ नहीं बचेगा देश में, क्योंकि हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस भ्रष्टाचार और लूट के कारण भारत में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं
और 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी बढ़ गई है कि उनके पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है। 50 करोड़ लोगों की गरीबी तो इतनी बढ़ गई है देश में कि उनके पास एक दिन में खर्च करने को 10 रुपए नहीं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी है कि उनके पास खर्च करने को इस देश में 5 रुपए नहीं। और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 1 रुपया नहीं। और 10 करोड़ लोगों के पास 50 पैसे नहीं है। इतनी गरीबी बढ़ गई है देश में। 115 करोड़ का देश है और 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में डूबे हुए हैं। 77% आबादी देश की भयंकर गरीबी में है। अब और लूटेगा ये देश तो आने वाले समय में 80-85% गरीबी में आ जाएंगे, फिर और लूटेगा तो 90% आ जाएंगे। ये लूट अगर ऐसे ही चलेगी तो 2-4% लोग जो लूटने में शामिल हैं वो तो करोड़पति और अरबपति होंगे, बाकी सारा देश कंगाल और भिखारी होगा। यही नतीजा निकलेगा और क्या निकलेगा। तो अब हमें सोचना है कि क्या करें। तो मुझे लगता है कि वही काम करें जो महात्मा गांधी ने किया, वही काम करें जो लोकमान्य तिलक ने किया, वही काम करें जो भगत सिंह ऊधम सिंह ने किया। उन्होंने क्या किया? संगठन बनाया, ताकत खड़ी की और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और उस युद्ध की शुरुआत हुई 1857 से। 10 मई 1857 को युद्ध शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ और 15 अगस्त 1947 तक चला। और अंग्रेजों के खिलाफ ये जो युद्ध लड़ा हमने, तो इसमें 7,32,780 क्रांतिकारी शहीद हो गए। लेकिन हमने अंग्रेजों को मार के भगा लिया। ये हुआ। अब हमारे सामने एकमात्र विकल्प है कि जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और उनको मारकर भगाया, वैसे ही अब इन भ्रष्ट काले अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा युद्ध लड़ना पड़ेगा और इनको भी मार के भगाना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे क्या हम सफल होंगे? हाँ, सफल होंगे। अगर गोरे अंग्रेजों को मार के भगा सकते हैं तो काले अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते? और गोरे अंग्रेजों को हमने उस समय भगाया था जब उनका साम्राज्य दुनिया के 70 देशों में चल रहा था, तब हमने भगाया उनको। अभी कम से कम इतनी गनीमत तो है कि इन काले अंग्रेजों का साम्राज्य कहीं नहीं है दुनिया में। माने ये बहुत मजबूत नहीं है, अंग्रेजों की तुलना में तो ये कमजोर है। बस इतना ही है कि ये हैं तो कमजोर, लेकिन संगठित हैं, इसलिए लूट रहे हैं देश को। अगर हम इनसे बड़ा संगठन खड़ा कर दें इस देश में तो देखें कैसे लूटेंगे इस देश को। एक कहावत है कि दुष्टों की दुष्टता तभी तक चलती है जब तक सज्जनों की निष्क्रियता जिंदा है। अगर सज्जन निष्क्रिय होकर अपने घरों में बैठे हैं तो दुष्ट तो लूटेंगे ही। अगर सज्जन संगठित होकर बाहर आ जाएं तो क्या मजाल दुष्टों की कि वो लूट लें। अंग्रेजों की दुष्टता तभी तक चली जब तक भारत के सज्जन लोगों की शक्ति खड़ी नहीं हुई। एक बार सज्जन लोग खड़े हो गए भारत में, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, ये सब सज्जन लोग थे। ये खड़े हुए तो अंग्रेजों की ताकत ध्वस्त हो गई। अब फिर हम खड़े हो जाएं जो सज्जन लोग सारे देश में हैं तो फिर इन दुष्टों की ताकत ध्वस्त कर देंगे। और दुष्ट कितने हैं? ज्यादा नहीं, 80,000 है। मैंने नाम लिया आपको, इनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन है जो लूट रहे हैं इस देश में। और इन 80,000 काले अंग्रेजों का सपोर्ट करने वाले कुछ लोग और हैं इस देश में, वो कुल मिला के 3-4 लाख से ज्यादा नहीं। और सज्जन लोग तो 115 करोड़ हैं इस देश में। हम तो ज्यादा नहीं कहते, 2-4-10 करोड़ सज्जन लोग खड़े हो जाएं तो इन दुष्टों की नाक रगड़ देंगे। ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने ये संगठन बनाया है भारत स्वाभिमान। और इस भारत स्वाभिमान संगठन में 13,40,000 योग शिक्षक, 5 करोड़ मेंबर, इनकी मदद से अगले 4 सालों में इन दुष्टों की सत्ता को हटाना है इस देश में से और इस लूट को बंद कराना है। और लूटा हुआ धन जो विदेशों में है इसको वापस लाना है। और ये धन वापस इसलिए लाना है, ये आपका है, ये मेरा है, हमारे खून पसीने की कमाई का है। हम टैक्स देते हैं, उसमें से लूटा हुआ ये धन है। आप पता है कितने तकलीफों में जिंदा रहते हैं टैक्स देने से? मैं कुछ उदाहरण बताऊं। आप हैदराबाद में घर बनाइए, अपना घर, तो जब घर बनाएंगे तो आपको कदम कदम पे टैक्स देना पड़ेगा। घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदेंगे, सीमेंट पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? एक कट्टा सीमेंट 50 किलो का आप खरीदो तो 250 रुपए का है, लेकिन अगर टैक्स ना लगे उसके ऊपर तो वो 72 रुपए का है।
अगर टैक्स ना लगे उसके ऊपर। जो 50 किलो सीमेंट आप 250 में खरीद रहे हो, ये टैक्स लगने के बाद है। अगर टैक्स ना लगाएं उस पे तो वो 72 रुपए का मिल जाएगा आपको। आप घर बनाने के लिए लोहा खरीदते हो तो 50 रुपए किलो आप खरीदते हो, अगर इस लोहे पर टैक्स ना लगे तो ये 12 रुपए किलो का है। आप ईंट खरीदते हो घर में लगाने के लिए, एक एक ईंट 4-5 रुपए का मिलता है, टैक्स ना लगे तो वो ईंट 90 पैसे का है। तो आपने लोहा खरीदा, सीमेंट और ईंट, घर खड़ा किया, फिर उसके बाद पंखे खरीदो, ये पंखा आप लाओ बाजार से 450 का, अगर टैक्स ना लगे तो ये 90 रुपए का है पंखा जो चल रहा है। ये ट्यूबलाइट आप खरीदते हो सबके सब 40-50 रुपए 60 रुपए की, टैक्स ना लगे तो ये 17-18 रुपए की है ट्यूबलाइट। तो आपने घर में सीमेंट लगा दिया, लोहा लगा दिया, ईंट लगा दी, टैक्स भर दिया, फिर पंखे लगाए, फिर टैक्स भरा, ट्यूबलाइट लगाई, फिर टैक्स भरा, बल्ब लगाया, फिर टैक्स भरा। अब घर में पुताई करोगे तो डिस्टेम्पर खरीदोगे, उसमें टैक्स भरा, और जिस दिन से घर रहने को तैयार हुआ उसी दिन से अब जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से भरना। मुझे तो लगता है कि मैंने कोई पाप किया है घर बना के जो मुझे इतना टैक्स भरना है। मैंने हिसाब निकाला कि हैदराबाद में कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का अगर घर बना ले तो 7 लाख रुपए टैक्स में चला जाता है। 20 लाख का घर बना लो 14 लाख रुपए टैक्स में चला जाता है। अब इस घर में जिस दिन से रहना शुरू करेंगे, कोई भी वस्तु घर में खरीद के लाएंगे, सब पर टैक्स देना है आपको। नमक खरीदेंगे उस पर टैक्स देना, दाल खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे उस पर टैक्स देना है, साबुन खरीदेंगे, मंजन खरीदेंगे उस पर टैक्स देना है। कोई काम ऐसा नहीं जो आप बिना टैक्स के कर सकें। तो ये हम दे रहे हैं, सारा हम दे रहे हैं टैक्स। अब यही टैक्स का पैसा पूरे साल में 21 लाख करोड़ बनता है और इसमें से 18 लाख करोड़ नेता लूट लेते हैं। ये हमारी खून पसीने की कमाई है, इसलिए हमें पैसा लाना ही है जो इन्होंने लूटा है। पहला काम हम जो करना चाहते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि जो पैसा लूटा है इन काले अंग्रेजों ने, ये वापस लाना। दूसरा काम, भविष्य में वो कभी भी एक पैसा लूट ना सकें इस देश से, उसकी व्यवस्था कराना। तो आप पूछेंगे ये कैसे होने वाला है? इसके लिए कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। उसमें से पहली योजना है कि जो पैसा इन्होंने लूट लिया है और रख लिया विदेशी बैंकों में, ये वापस कैसे आएगा? ये आएगा, इसके 4 रास्ते हैं वापस आने। पहला रास्ता है कि जितना धन विदेशी बैंकों में जमा है, इस धन को भारत के सुप्रीम कोर्ट की मदद से राष्ट्र की संपत्ति घोषित कराया जाए। ये पहला रास्ता है। अभी ये जो धन लूटा है नेताओं ने, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में जमा है विदेशी बैंकों में, और जब तक धन व्यक्तिगत होता है तब तक किसी भी बैंक में जमा होता है। जब वो धन राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो किसी बाहर के बैंक में नहीं रख सकता, वो भारत में ही वापस आता है। ये कानून है। प्रॉपर्टी अगर प्राइवेट है, पर्सनल है, आप कहीं भी रखो, लेकिन वो नेशनल प्रॉपर्टी अगर है तो वो नेशन में ही रखी जाती है, राष्ट्र में ही रखी जाती है, बाहर नहीं रख सकते। तो अभी ये जो रकम है करीब 328 लाख करोड़ की विदेशी बैंकों में, इसको राष्ट्र की संपत्ति अगर हम बना दें तो ये सारा पैसा आ जाए। अब कौन करेगा ये काम? इसको करने की ताकत 2 जगह है, 2 संस्थाएं हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट, दूसरी है संसद। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है, तो ये सारा पैसा आ जाएगा। हमने इसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करवाया है और उस मुकदमे को लड़ रहे हैं राम जेठमलानी, और 6 महीने से बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और उसमें यह लिखा है कि सरकार जल्दी से बताए कि किसका कितना पैसा कहां जमा है। अब सरकार की हिम्मत थोड़ी सी खराब हुई, क्योंकि जिनका पैसा है वही तो सरकार चला रहे हैं, बताएं कैसे? तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया। टालम टोल समझते हैं? उन्होंने कहा 6 महीने का समय दे दो, साल भर का समय दे दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है भाई, समय ले लो। तो 1 बार 2 बार 3 बार ये एक्सटेंशन होने वाला है और साल 1.5 साल इसमें निकल जाएगा, हमें मालूम है। लेकिन साल 1.5 साल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि कितनी बार आप इनको समय दोगे? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या करें? हम कहेंगे कि आप इनसे पूछो ही मत कि ये किसका पैसा है और कितना है, आप तो आदेश करो कि ये जिसका भी पैसा है ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र का पैसा, आदेश कर दो, बात खत्म हो गई।
और सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस हो गया तो ये ऑर्डर आ जाएगा। एक बार ऐसा ऑर्डर आया, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था, आपको मालूम है? उसमें 133 करोड़ डॉलर का लेन देन हुआ। यूरिया खरीदने के लिए पैसे दिए लेकिन यूरिया नहीं आया, और वो पैसा कहां गया? नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुआ, स्विस बैंक। नरसिम्हा राव अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, हाँ, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए यह फैसला आया था। आपको मालूम है, नरसिम्हा राव की मृत्यु होने के बाद कोर्ट ने उनको 3 साल की जेल भेजने का आदेश किया था, लेकिन वो मर गए थे तो क्या करते बेचारे। माने भारत के किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ यह फैसला नहीं आया अदालत से कि जेल भेज दिया जाए। अंत में क्या हुआ? नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेजा गया, वो अभी भी जेल में है, और उसने जो खाते में पैसे जमा किए थे 133 करोड़ डॉलर, स्विस बैंक से वो खाता बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पैसा मंगा लिया, अब वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने में है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से जो अपील करना चाहते हैं वो ये कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता? बोफोर्स का क्यों नहीं आ सकता? एनरॉन घोटाले का क्यों नहीं आ सकता? घोटाले सब एक। और इस उम्मीद में हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं, और शायद हम जीते तो ये पैसा आएगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम ये मुकदमा जीतें। ऐसा सुना है हमने देश में कि ईश्वर से प्रार्थना करें तो पूरी होती है। अब करोड़ों लोग अगर रोज ये प्रार्थना करें भारत स्वाभिमान के लिए तो जरूर ईश्वर सुने। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि संसद में एक प्रस्ताव पारित कराया जाए, और वो ये कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जितने घोटाले हुए हैं सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। संसद ये प्रस्ताव करे तो इस प्रस्ताव को रखने के लिए एक सांसद चाहिए, बाकी सब उस पर बहस करें। बहस के समय हम टीवी खोल खोल के देखें कि कौन कौन विरोध कर रहा है इसका। जो सांसद विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान नंबर 1 वही है, पैसे उसी के हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 4 साल में हमको कोई एक सांसद मिल जाए जो ये प्रस्ताव रखे। उम्मीद है कि कोई तो माई का लाल मिलेगा भारत माता के लिए। मिल गया तो वो रखेगा, और अगर ज्यादा सांसद बेईमान हुए तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, ये बात पक्की है, हमें भी मालूम है। और अगर ज्यादा सांसद ईमानदार हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, ये भी पक्का है। तो टेस्ट हो जाएगा कि बेईमान कितने हैं और ईमानदार कितने हैं। और जब ये टेस्ट होगा तो आप नजर रखना आपका सांसद क्या कह रहा है। यहां से भी तो कोई होगा लिंगमपल्ली से, देखना वो क्या कह रहा है, उसकी पार्टी क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, तो पता चलेगा बेईमान और ईमानदार कौन। और हम तो ये तैयारी करके चल रहे हैं कि शायद बेईमान सांसद ज्यादा होंगे, वो इस प्रस्ताव को गिरा देंगे, ये पास नहीं होगा। हो जाए तब तो बहुत बढ़िया। हम तो उल्टा कह रहे हैं, नहीं हो मान लो गिर जाए, तब हम 2014 में संसद का जब चुनाव आएगा तब इस मुद्दे को लेकर एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, और खुद परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी जाएंगे एक एक चुनाव क्षेत्र, और लोगों से कहेंगे कि मुझे कुछ सांसद चुन कर दो जो संसद में ये प्रस्ताव पास कराएं ताकि 328 लाख करोड़ बाहर से अंदर आए बाहर। और अगर हमने 2, 4, 10 सांसद मांगे देश से तो हो सकता है देश 543 सांसदों को चुन कर दे दे, क्योंकि मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सन्यासी है। हमारे भारत में तो ये कहा जाता है कि सन्यासी पानी मांगे तो दूध पिलाओ, दूध मांगे तो खीर दो, खीर मांगे तो रबड़ी दो। सन्यासी के लिए तो ये है अपने देश में। अब वो सन्यासी कहे कि थोड़े से सांसद दो तो लोग तो सबको चुन के देते हैं 543 को, क्या मुश्किल है। आप बोलोगे ऐसा होगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक बार हुआ था, एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, उनका नाम था सम्माननीय जयप्रकाश नारायण। 1977 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपील की थी कि मुझे भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है, कुछ सांसद चुनकर दो। तो देश के लोगों ने जयप्रकाश नारायण को 377 सांसद चुन के दिए थे, जबकि जयप्रकाश जी के पास अपनी पार्टी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं थे जेपी के पास और पार्टी भी नहीं थी। बिना पार्टी के उन्होंने चुनाव लड़ा। कैसे जीते? 377 सांसद निर्दलीय जीते जेपी के नाम पर, और जीतने के बाद इन सांसदों ने पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। पहले जीते, बाद में पार्टी बनी।
तो अगर जेपी को भारत के लोग 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं, जिनके पास ना पार्टी थी ना फंड था, तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं दे सकते? पार्टी तो हमारे पास भी नहीं है, फंड्स अपने पास भी नहीं है, लेकिन भावना है देश के लिए कुछ करने की, जो जेपी के पास थी वही हमारे पास है। जेपी के पास क्या था? ईमानदारी थी। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के पास भी ईमानदारी है। जेपी के पास क्या था? नैतिक बल था उनका। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के पास भी नैतिक बल है। जेपी के पास क्या था? पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी, जो अंदर वो बाहर। परम पूजनीय स्वामी जी के पास भी पारदर्शिता है। बल्कि जेपी के पास जो नहीं था वो तो थोड़ा ज्यादा ही है। जेपी तो सांसारिक आदमी थे, घर गृहस्थी चला रहे थे अपनी। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो सब कुछ देश के लिए छोड़ा हुआ है। न घर है, न परिवार है, न बीबी है, न बच्चे हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे व्यक्ति को तो देश और ज्यादा सपोर्ट करेगा, और ज्यादा समर्थन देगा। तो हमें तो उम्मीद है 2014 के चुनाव में कम से कम तो हमारे 400 सांसद जीत के आएंगे। आप पूछेंगे ये हिसाब मैंने कैसे जोड़ा? अगर हम भारत स्वाभिमान में 5 करोड़ मेंबरों को जोड़ लें अगले 4 साल में, तो 400 सांसद हमारे पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 5 करोड़ मेंबर का माने है 50 करोड़ भारतवासियों तक ये संदेश का पहुंचना, और 50 करोड़ भारतवासियों तक ये मैसेज गया। आपको मालूम है कुल वोट 64 करोड़ हैं, 64 करोड़ टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। उसमें से अगर 50 करोड़ हमारे पास आए तो 400 से ज्यादा सांसद हमारे होंगे वहां। और इतने सांसद अगर हैं हमारे पास तो हम तो 1 मिनट में कानून बनाएंगे। विदेशी बैंकों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति, ये कानून बनने में 1 ही मिनट लगेगा, क्योंकि विरोध करने वाला कोई नहीं। जो विरोध करेंगे उनसे पूछेंगे भैया तुम बताओ तुम्हारा कैसे है ये पैसा? तुम्हारे पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया, दादा दादी छोड़ कर गए, नाना नानी ने ये दिया था, या भगवान ने तुम्हारे घर में बरसात की थी पैसे की? कहां से आया? तुम्हारा कहां है बताओ? और सिद्ध नहीं कर पाए तो राष्ट्र का पैसा है, तुम्हारा कहां है? तो ये पैसा आ जाएगा। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा एक रास्ता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम की एक संस्था है, उस संस्था के साथ भारत की एक संधि है, उसका नाम है ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन। ये संधि पे हमने हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि भारत की संसद इस संधि को अनुमोदन कर दे, रेटिफिकेशन कर दे, तो भारत का जितना पैसा विदेशी बैंकों में है वो हम दिलवा देंगे पूरा। संयुक्त राष्ट्र तैयार है ये काम करने के। और अभी तो बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर किया है कि आप बोलो तो आपका सब पैसा मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि बराक ओबामा ने अपना पैसा अभी निकाला है स्विस बैंकों से। बराक ओबामा के देश में भी भ्रष्टाचार है अमेरिका में, उनका भी ब्लैक मनी स्विस बैंक में था, उसको उन्होंने अभी निकाल लिया, $780 अरब। तो बराक ओबामा कह रहा है कि मैं भारत को भी मदद कर सकता हूं। अब भारत के प्रधानमंत्री चुप। ये अभी गए थे अमेरिका, तो बराक ओबामा ने इनको कहा कि मैं आपका पैसा दिलवा सकता हूं, बोलो। इन्होंने ना हाँ कहा ना कहा। इनकी तो जान फंसी है ना, जिनके पैसे हैं वही इनसे सरकार चलवा रहे हैं, तो कैसे कहें हाँ? और बराक ओबामा को कुछ अमरीकियों ने कहा तुमको क्या पड़ी है भारत का पैसा दिलवाने की? तो वो कहता है कि भारत एक महान देश है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। तो उसको पूछा गया भारत महान कैसे है? तो उसने कहा महात्मा गांधी भारत में पैदा हुए, इसलिए भारत महान देश है। बराक ओबामा के पूरे ऑफिस में एक ही फोटोग्राफ है महात्मा गांधी का, और उसके घर में एक मंदिर है बजरंगबली का। आपको मालूम है वो बजरंगबली की पूजा करता है, आधा ईसाई आधा मुसलमान, और बजरंगबली का भक्त है। जब चुनाव लड़ा ना, उसने मंदिर बनवाया अपने घर में, और मूर्ति जयपुर से मंगवाई उसने, और पंडित जी बुला के बाकायदा प्रतिष्ठा करवाई है उसने घर में। और वो पहला अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसने दिवाली मनाई राष्ट्रपति भवन में। वो बहुत प्रभावित है बजरंगबली से और महात्मा गांधी से। वो कहता मैं मदद करूंगा भारत की। तो 4 साल तो है ही वो राष्ट्रपति, 4 साल बाद अपन जाएंगे कि जरा मदद कर दो भाई, तो करवा देगा वो, उसको क्या है, पैसे अपने आने वाले। तो ये एक रास्ता है। हम संयुक्त राष्ट्र की संधि की रेटिफिकेशन से पैसा ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पैसा ला सकते हैं, संसद से प्रस्ताव करके पैसा ला सकते हैं, और बराक ओबामा की मदद से भी पैसा आ सकता है। 4 रास्ते अपने पास हैं, इन चारों का उपयोग करेंगे। और ये पैसा तो लाना ही है। और इस पैसे को लाने का एक 5वां रास्ता भी है, वो ये है कि अगर अपने 400 सांसद जीतकर संसद में आ जाएं तो एक रात में संसद में एक प्रस्ताव करवा देंगे कि 15 अगस्त 1947 को पहला नोट जो छापा रिजर्व बैंक ने,
और 2014 तक जितने नोट छपे हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, ये सब नोटों के नंबर और सीरीज हमें मालूम है, ये सारे नोट वापस लिए जाते हैं एक रात में ऐलान कर। 6 महीने का समय दे दें कि 6 महीने में ये सारे नंबर जो है ना इनवैलिड है, जिसके पास जितना है जमा कर दो लाके रिजर्व बैंक। तो देखें फिर कौन छुपा के रखेगा। जब सीरीज को ही आप इनवैलिड करेंगे तो सब लोग झक मार मार के निकाल निकाल के खुद लाएंगे और जमा करेंगे, पता चल जाएगा किसका कितना। 1 ही मिनट का काम है ये, एक और रास्ता है अपने पास। फिर बाद में क्या करेंगे, जब सब पैसा आ गया तो नई सीरीज प्रिंट कर देंगे नोटों की, नए नंबर से नोट प्रिंट हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और ये अधिकार हमारे पास है, सरकार ये कर सकती है। तो इससे क्या होगा, जितना काला धन जिसने दबा के रखा हुआ है सब बाहर आ जाए। तो रास्ते तो हैं अपने पास, योजनाएं भी हैं, बस एक बार 5 करोड़ मेंबर हो जाएं हमारे और 50 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच जाए, ये सब होने वाला है, कोई मुश्किल नहीं। ताकत खड़ी हो जाए, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी काम बहुमत से होता है, संसद के बाहर हो या संसद के अंदर हो, हम बहुमत खड़ा कर दें ये काम हो जाए। अभी पता है क्या स्थिति है, 48 पार्टियां हैं देश में, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम, प्रजा राज्यम, सब 48 पार्टियां हैं। इनके कुल मिलाकर 4 करोड़ 50 लाख मेंबर हैं। हम अकेले भारत स्वाभिमान के 5 करोड़ मेंबर बना दें तो हमारी ताकत तो इन सबसे बड़ी है, हम कर पाएंगे ये काम। तो ये करना है, इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान। अब इस काम में 2 और बातें हैं कि ये जो पैसा आएगा 328 लाख करोड़, इसका करेंगे क्या। इसमें से 50 लाख करोड़ खर्च करेंगे गांव के विकास के लिए। भारत में 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में हमें 100 उद्योग लगाने हैं, हर गांव में 100 उद्योग। जैसे भारत में 4 लाख गांव में कपास है, कपास जहाँ है वहाँ चरखा जलवाएंगे, सूत बनाएंगे, सूत से खादी बनेगी और वो खादी भारत और दुनिया में हर जगह बिकेगी। ये जो खादी है ना, इसका दुनिया के देशों में बहुत क्रेज है। हैंड वोवन, हैंड स्पन, हाथ से बुनी हुई, हाथ से कती हुई, दुनिया के सब लोग खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि उनको मशीन से बने हुए कपड़े अब पसंद नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं हाथ का कपड़ा मिले, और खादी हाथ से कतती है, हाथ से बुनती है, दुनिया भर में बिकेगी और देश के अंदर भी बिकेगी। हम भारत के लोगों से सिर्फ इतनी अपील करें कि हर साल जितना कपड़ा आप खरीदते हो उसका 10% खादी खरीदो, तो 15 करोड़ लोगों को जिंदगी भर खादी बनाने का काम मिलता रहेगा। इतना बड़ा रोजगार खादी से पैदा होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का हर व्यक्ति खादी पहने तो कोई आदमी यहाँ बेकार नहीं रहेगा। गांधी बापू का सपना पूरा करना है, हमको खादी पहनवानी है लोगों को। आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जितना संभव हो खादी खरीदें। जैसे आप कुर्ता पहनते हैं खादी का, पजामा पहनते हैं खादी का, तौलिया खरीदते हैं तो खादी की ले लें, रूमाल लेते हैं तो खादी का ले लें, आपके घर में पर्दे डालते हैं वो खादी के हो सकते हैं, ये बेडशीट आपका खादी का हो सकता है, घर में काम आने वाले छोटे छोटे कपड़े खादी के हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी खादी खरीदने की आदत बना लें तो देश के करोड़ों किसानों को कपास का तो भाव मिलेगा और करोड़ों लोगों को चरखा चलाकर, सूत बनाकर खादी का रोजगार हम दे पाएंगे। और आंध्र प्रदेश तो सारे भारत में मशहूर है, सबसे अच्छी कपास आंध्र प्रदेश में ही होती है और सबसे ज्यादा किसान यहीं पर कपास पैदा करते हैं। अगर उन किसानों को अच्छा भाव देना है तो खादी खरीदना शुरू करिए। मुझे दुख है कि आंध्र प्रदेश के कपास पैदा करने वाले किसान इस समय आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको कपास का भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी कपास से बना हुआ खादी नहीं बिक रहा है, क्योंकि आप उसे नहीं खरीद रहे। अगर आप थोड़ा खादी खरीदना शुरू कर दें, थोड़ा 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 थोड़ा, तो करोड़ों किसानों की जिंदगी इसमें से निकल आएगी। और महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि हम जो दे सकते हैं वो यही होगी। खादी के फायदे क्या हैं? गर्मियों में तो शरीर को ठंडा रखता है और सर्दियों में शरीर गर्म रहता है। भगवान का बनाया हुआ ऑटोमेटिक है, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। और ये टेरिलिन टेरिकॉट उल्टा है, सर्दियों में ठंडा है और गर्मियों में गर्म है। टेरिलिन टेरिकॉट की शर्ट पहन लो, पसीना आएगा, मर जाओगे आप, परेशान हो जाओगे। खादी अगर है तो सोख लेगा पूरे पसीने को।
बहुत विशेषता है खादी में। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब इसको खरीदते हैं तो आप सोचो कि किसी मजदूर ने आपके लिए इसको काता है, किसी मजदूर ने आपको लिए इसको बुना है, किसी मजदूर ने इसको आपके लिए रंगा है, और किसी मजदूर ने इसको डिजाइन दिया है। कितने हाथों से गुजर कर ये आपके पास पहुंचा है। तो आप थोड़ी खादी खरीदो और सारा देश खादी के लिए थोड़ा प्रयास करे तो बहुत आराम से 15 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, 4 लाख गांव में ये उद्योग चला सकते हैं। और आप में ये खादी खरीदने की भावना आए, इसलिए हम लोगों ने बहुत सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी की खादी का उत्पादन शुरू किया है भारत स्वाभिमान की तरफ से। और वो भारत स्वाभिमान की तरफ से जो खादी उत्पादन हो रहा है उसका नमूना यहाँ पर आया है। आप जब जाएंगे तो स्टॉल लगा है, आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लीजिएगा। और ये खादी को आप खरीदेंगे तो भारत स्वाभिमान के कई कार्यकर्ताओं को इससे रोजगार मिला हुआ है। हम ऐसे ही भारत में चाहते हैं कि 3 लाख से ज्यादा गांव में आम पैदा होता है। आम पैदा होता है तो आम का रस निकाल सकते हैं, और वो बस रस बाजार में बिकता है 300 रुपए लीटर और आम बिकता है 15 रुपए किलो। तो आम नहीं बेचना, गांव गांव में आम का रस निकलवाना है। 3 लाख 4 लाख के बीच में गांव है जहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं बेचो 11 रुपए किलो, गेहूं का आटा बिकता है 26 रुपए किलो। हर गांव में गेहूं के आटे का उद्योग लगाना है। और गेहूं से आटा बनाएंगे तो दलिया बनेगा, सूजी बनेगी, मैदा बनेगा, किसानों को 4 गुना फायदा मिलेगा। भारत के 5 लाख गांव में गाय है। गाय का मूत्र और गाय का गोबर वो इकट्ठा करा के 48 वस्तुएं हम बना सकते हैं। गाय के गोबर से साबुन बनता है, मंजन बनता है, गाय के गोबर से शैम्पू बनता है, गोमूत्र से आंख में डालने वाली दवा बनती है। हम गोमूत्र खरीदते हैं 8 रुपए लीटर पतंजलि योगपीठ में, और हमारी योजना है हर गाँव में हम ये गोमूत्र का केंद्र शुरू करें। 8 रुपए लीटर तो मूत्र खरीद सकते हैं, कहीं कहीं तो दूध मिलता है 8 रुपए लीटर। और गाय का ये जो गोबर है ना, इसमें से गैस निकलती है जिसको हम मीथेन कहते हैं। इस मीथेन गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं, और वो सिलेंडर आपकी गाड़ियों में लगेंगे तो गाड़ियां चलेंगी। पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत। 5 लाख गांव में हम ये काम करने वाले हैं। हर गांव में जहां गाय है गोबर इकट्ठा होगा, गोबर गैस का प्लांट लगाएंगे, मीथेन निकालेंगे, मीथेन को कंप्रेस करेंगे, सिलेंडर में भरेंगे, और सिलेंडर घरों में भी लगेंगे और गाड़ियों में भी लगेंगे। बहुत बड़ी योजना है हमारी ये। इस अकेली योजना से भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिलने वाला है। ऐसे ही हमारी योजना है कि भारत में 1.5 लाख से ज्यादा गांव में आलू है। आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवाएंगे। आलू तो 10 रुपए किलो है, चिप्स तो 480 रुपए किलो। 1 लाख गांव में टमाटर है तो टमाटर का सॉस बनवाएंगे, वो 200 रुपए किलो बिकता है। मैगी हमारा भी बिकेगा। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में लगाना है, और इन उद्योगों में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अपने पास 328 लाख करोड़ है तो क्या मुश्किल है, 10 लाख करोड़ खर्च करें। फिर दूसरा हमें इन्वेस्टमेंट करना है 4 लाख गांव में, माफ करना 6,38,365 गांव में 24 घंटे बिजली मिले सबको। उसके लिए 1 लाख मेगावाट बिजली चाहिए, और 1 मेगावाट बिजली 4 करोड़ में पैदा होती है, तो 1 लाख मेगावाट 4 लाख करोड़ में पैदा होगी। तो हम बिजली दे देंगे सभी गांवों को 24 घंटे, क्योंकि पैसे हैं अपने पास 328 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं। फिर हर गांव में सड़क बनाना 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनाना 12 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर हर गांव में किसानों के खेत को पानी देने के लिए तालाब बनाना तो 15 लाख करोड़ खर्च होगा। कुल 50 लाख करोड़ में गांव को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। 65 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलेगा, और हर गांव में गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो जाएगी। और ये सब काम 50 लाख करोड़ में हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 268 लाख करोड़ बचेगा। उस बचे हुए पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखें तो साल का ब्याज 26 लाख करोड़ आएगा। और 26 लाख करोड़ अगर साल का ब्याज मिल रहा है देश को, तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देश में। सारे टैक्स माफ कर सकते। इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म। इनकम टैक्स खत्म होते ही सारा ब्लैक मनी वाइट होगा, क्योंकि जब तक इनकम पर टैक्स है तो हर व्यक्ति आमदनी को छुपाता है, और छुपी हुई आमदनी ब्लैक मनी बनती है। इनकम पर टैक्स ही हटा दो तो कोई आमदनी को छुपाएगा नहीं, तो बेईमानी देश में से खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक मनी नहीं होगा, भ्रष्टाचार कैसे होगा, घूसखोरी कैसे होगी? मनी सारा वाइट है तो बेकारी तो खत्म, गरीबी तो खत्म, ईमानदारी भी आ गई। और सेंट्रल एक्साइज खत्म करें तो उत्पादन को छुपाने की जरूरत नहीं।
वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करें तो बिक्री को छुपाने की जरूरत नहीं, सारे टैक्स खत्म कर देंगे तो देश अपने आप ईमानदार हो जाएगा। और टैक्स में जो पैसा जा रहा था ये बच गया तो आमदनी लोगों की बढ़ जाएगी, और टैक्स खत्म होने के बाद महंगाई कम हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया टैक्स नहीं होगा तो सीमेंट 50 किलो 72 रुपए का मिलेगा, पेट्रोल 1 लीटर 12 रुपए का मिलेगा, डीजल 1 लीटर 7 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का मिलेगा जो अभी 400 का है। टैक्स खत्म होने के बाद आपका 10 लाख का घर 3 लाख में बनेगा, 20 लाख का घर 6 लाख में बनेगा। टैक्स खत्म होने के बाद जो लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं 5 साल की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से 70,000 रुपए आएगा जो अभी 5 लाख आता है। जो MBBS MD करेंगे उनका खर्चा 2 लाख रुपए आएगा जो अभी 20 लाख आता है। सभी खर्चे कम, शिक्षा सस्ती, घर का खर्च बहुत सस्ता, यात्रा बहुत सस्ती होगी। आप अमेरिका जाएं और अमेरिका से वापस आएं 7,500 का टिकट आएगा आपका टैक्स खत्म होने के बाद। हर चीज सस्ती, तो गरीब से गरीब आदमी जिंदगी आसानी से चलाएगा। तो महंगाई खत्म की, बेकारी खत्म की और आपने गरीबी भी खत्म कर दी और ईमानदारी आ गई पूरे देश में, तो फिर तो स्वर्ग आ जाएगा। और क्या चाहिए हम, ये करना है हम। और इसके बाद एक काम और करना है कि हमको 5 साल चाहिए, बस 5 साल का 26 लाख करोड़ का साल का जो इनकम है ना, वो 5 साल की इनकम पर्याप्त है पूरे देश को खड़ा कर देने के लिए। गांव के लिए 50 लाख करोड़ खर्च कर दिए, उस 50 लाख करोड़ में से जो उत्पादन होगा वो फिर समृद्धि बढ़ाना शुरू करेगा देश की। क्योंकि जब आप खर्च करेंगे ना तो इनकम तो होने वाली है ना लोगों की। सरकार का खर्चा लोगों की आमदनी होता है। हमने 50 लाख करोड़ गांव में खर्च किया, लोगों की आमदनी बढ़ गई 50 लाख करोड़। फिर वो डिमांड बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज और लानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी तो रोजगार और मिलेगा, तो देश के लिए रास्ता खुल गया। और 5 साल हम इकट्ठा करें 26 लाख करोड़ तो शहरों का पूरा विकास कर लेंगे। 6ठे साल से हमको समझ में नहीं आ रहा करें क्या, रकम तो अपने पास इतनी है 26 लाख करोड़, अब क्या करें। विकास तो हो गया शहर का भी गांव का भी। कभी कभी मुझे मजाक लगता है करने का कि ये 26 लाख करोड़ फिर हम क्या करें, बांटेंगे लोगों में कैश और कहेंगे इसमें आग लगा के पानी गर्म करो अपना। गर्म पानी चाहिए, नोटों को जलाएंगे, पानी गर्म करेंगे। आप कहेंगे क्या फालतू बात मैंने कही। इसके पीछे मैं बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं कि हर साल जो हमको 26 लाख करोड़ आएगा, ये पैसा हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों को बांटेंगे, दान में देंगे, मदद करेंगे उन्हें, ताकि उनकी भी गरीबी दूर हो। और भारत के पड़ोस में ऐसे 70 देश हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर करेंगे। 2 देशों को नहीं देंगे 1 पैसा भी, पाकिस्तान और चीन, इनको नहीं देंगे, बाकी को देंगे। तो ये 70 देश हमारे दोस्त हो जाएंगे, हम उनकी गरीबी दूर करेंगे, वो हमारे दोस्त हो जाएंगे। और इन 70 देशों की ताकत से फिर चीन के साथ हमें हिसाब करना है पुराना। हमारे देश की 72,000 वर्ग मील जमीन चीन ने दबा रखी है, वो वापस लेनी। और ये चीन ऐसे नहीं देगा, जब 70 देश हमारे साथ खड़े होंगे चीन के खिलाफ तब देगा वो। और ये जमीन अपनी वापस तो लेनी है चीन से। एक और काम करना है, तिब्बत को आजाद कराना है, ताकि चीन हमारे लिए भविष्य में धोखा ना बने। भारत और चीन के बीच में अगर तिब्बत आ गया तो चीन जिंदगी भर हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये आगे का लक्ष्य है हमारा। और इसके बाद एक लक्ष्य है कि चीन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान को तो चटनी बनाना है। इसने बड़ा खून पिया है हमारा। करना यह है कि जहां जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं सबको बम गिरा के खत्म करना है। वैसे तो आजकल मुझे यह लग रहा है कि पाकिस्तान खुद खत्म होने वाला है। हाँ, मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। एक पाकिस्तान का टुकड़ा अफगानिस्तान में जाने वाला है, एक पाकिस्तान हमारे पास आने वाला है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और छोटा सा बच जाएगा सिंध और पंजाब, वो स्वतंत्र रहे, जब जिसका मन करे वो दबा लेगा अपने पास। बफर स्टेट है वो, तो हमारे सामने आएगा, भीख मांगेगा, हमको बचा लो, क्योंकि चीन नहीं छोड़ेगा उसको। फिर पाकिस्तान का तो बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन वो खुद उस कुएं में गिरता है। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाया, ये सारी दुनिया जानती है। अब उसी आतंकवाद की आग में वो जल रहा है और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
ये तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया हुआ है तो खड़ा दिख रहा है। अमेरिका सपोर्ट विड्रॉ करे, पाकिस्तान अभी ध्वस्त हो जाए, इतना बुरा हाल है। तो हमें 70 देश इकट्ठे करने हैं अपने समर्थन में। चीन से हिसाब पूरा करना है, पाकिस्तान से, फिर एक तीसरा हिसाब और करना है कि ये 70 देश अगर हमारे साथ आ गए तो इन सबकी तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकदमा हमें करना है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कि अंग्रेजों ने जितना धन यहां से लूटा है वो ब्याज सहित वापस चाहिए हमको। उसे कैसे छोड़ दें, वो हमारा पैसा। और 300 लाख करोड़ जो उन्होंने लूटा है उसका ब्याज मैंने जोड़ा तो वो 450 लाख करोड़ बैठता है। ये सब हम वापस लाएं। आप बोलोगे जी अंग्रेजों ने कहा कि हम तो दिवालिया हैं, हमारे पास नहीं है, तो कैसे लाएंगे? तो दूसरी योजना है अपने पास। अंग्रेजों की जितनी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं इन सबकी संपत्ति जब्त कर लेंगे और उसमें से पैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारी नजर में है हिंदुस्तान लीवर, इसको पहले जब्त करेंगे, इसने बड़ा खून पिया है देश का। फिर अंग्रेजों की एक कंपनी है कैडबरीज, फिर है लिप्टन, फिर है ब्रुक बॉन्ड, ऐसी हजारों कंपनियां हमने सूची बना रखी है, सबको जब्त करेंगे। और अपने पैसे निकालने के लिए इंग्लैंड के संग्रहालयों में भारत से लूटा हुआ जो माल रखा है इसे वापस लाएंगे। हमारा कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है, मालूम है? और कोहिनूर जैसे 4,500 हीरे हैं हमारे इंग्लैंड। हमारे देश में से लूटा हुआ बहुत सारा इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ, वो सब लाएंगे। और ये जो भी कुछ हम लाएंगे इसको हम पूरा सोने में बदल देंगे, ब्रिटिश करेंसी में नहीं लाएंगे क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं, गिर गई कल तो। डॉलर में भी नहीं लाएंगे, पौंड में भी नहीं लाएंगे, गोल्ड में लाएंगे। और 450 लाख करोड़ का गोल्ड अगर हम ले आए और भारत के रिजर्व में हमने रख दिया, परिणाम जानते हैं क्या होगा? इमीडिएट इसके 3 असर आने वाले हैं। पहला असर होगा भारत का रुपया डॉलर के बराबर। दूसरा असर आएगा 1 रुपए में $7, थोड़े ही दिन में ये आएगा, मल्टीप्लाई होता है ये इफेक्ट, स्पाइरल इफेक्ट कहते हैं इसको। पहले होगा रुपया डॉलर बराबर, फिर एक हो जाएगा 1 रुपए में $7। परिणाम क्या होगा? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 50 गुना ज्यादा वैल्यू का होगा। अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं करीब 8 लाख करोड़ का, फिर वही एक्सपोर्ट हो जाएगा 400 लाख करोड़ का ईयरली। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 50 गुना सस्ता हो जाएगा। अब इंपोर्ट सस्ता, एक्सपोर्ट महंगा, तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, व्यापार में बहुत संतुलन हमारे पक्ष में होगा। और 400 लाख करोड़ का अगर साल का ट्रेड सरप्लस है तो चीन और अमेरिका दोनों भारत में पानी भरेंगे। हम चीन से भी आगे जाएंगे, अमेरिका तो हमको बीट नहीं कर पाएगा, कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट है, $3 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और हमारे पास 400 लाख करोड़ का ट्रेड सरप्लस है। हम तो अमेरिका से भी आगे, चीन से भी आगे। और जब भारत अमेरिका और चीन से आगे निकलेगा तब सारी दुनिया के लोगों को लगेगा भारत में दम है। पहले भी था, फिर दम ये होगा। पहले भारत सोने की चिड़िया था, अब भविष्य में इसको सोने का शेर बनाएंगे। अब सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, सोने का शेर बनाएंगे। क्योंकि सोने की चिड़िया था तो किसी ने भी लूटा, सोने का शेर होता तो कोई छू के दिखाए, लूटना तो दूर की बात। तो भारत को सोने का शेर बनाना। और ये सारी योजनाएं हैं, 64 प्लानिंग्स हैं हमारी भारत के लिए, ये सब योजनाओं को लागू कराना है। भारत